हम्म। Hello everyone, is it audible? Hello everyone, is it audible? चलिए तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। सभी को गुड आफ्टरनून। एक बार सेशन आप लोग सभी के साथ में शेयर कर दीजिए, फिर अपन अभी का सेशन यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। आज का सेशन है आपका प्राइमरी कंसोलिडेशन पर बेस्ड, ठीक है, कि प्राइमरी कंसोलिडेशन क्या होता है, इसको हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं प्राइमरी कंसोलिडेशन को, और यहाँ पर हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे, इसका क्या इंपॉर्टेंस है प्राइमरी कंसोलिडेशन का, ये सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। सर ये टाइम बेस्ट है क्योंकि मेरे रूम पे 1:30 बजे टिफ़िन आता है। ठीक है विजय चावड़ा जी, टिफ़िन विफ़िन खा लो, मज़े से मस्त एंजॉय करो, क्योंकि भोजन करना बहुत ज़रूरी है जीवन में, क्योंकि विदाउट भोजन भजन होता नहीं है, मतलब काम नहीं होता है विदाउट भोजन। तो भोजन करना बहुत ज़रूरी है जीवन में। और मेरे को ही देख लो, सब भोजन है अपने अंदर पूरा, समझ रहे हो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अपन जल्दी से। मेरा 1 बजे का क्लास था, लेकिन किसी कारण से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था टेक्निकल लेवल पर, तो मैं नहीं कर पाया था। तो अभी अभी थोड़ी देर में 1 घंटे बाद अपन ने यहाँ पर शेड्यूल कर लिया 2 बजे का क्लास। स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है प्राइमरी कंसोलिडेशन। क्या टॉपिक है अपने पास में? प्राइमरी कंसोलिडेशन यहाँ का टॉपिक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे पास होता है कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। मेरे पास क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी होता है। इस कंप्रेसिबिलिटी के 2 स्टेप्स होते हैं, है ना। इस कंप्रेसिबिलिटी में 2 स्टेप्स होते हैं। एक होता है आपका कॉम्पैक्शन, और दूसरा हमारे पास यहाँ पर होता है कंसोलिडेशन, ठीक है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, है ना, यहाँ पर हमारे पास 2 स्टेप्स होते हैं, एक होता है कंपैक्शन, एक होता है आपका कंसोलिडेशन। कंप्रेसिबिलिटी का मीनिंग क्या है कि आपकी जो सॉइल है वो कंप्रेसिबल है। आप लोगों की जो सॉइल है वो क्या है? कंप्रेसिबल सॉइल है ना। मतलब आपके सॉइल पे यदि आप लोड लगाएंगे तो सॉइल का वॉल्यूम चेंज हो सकता है, मतलब डिक्रीज कर सकता है, लोड लगाने पर सेटलमेंट आ सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ वॉइड्स मौजूद है। अब ये वॉइड्स या तो एयर से फिल होंगे या वाटर से फिल होंगे, या फिर एयर और वाटर दोनों से फिल होंगे। तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक ऐसा सॉइल है जो पार्शियली सेचुरेटेड है, मतलब जिसमें कुछ मात्रा में एयर है और कुछ मात्रा में पानी है। तो मैं क्या चाहता हूँ? एयर को रिमूव करना चाहता हूँ, है ना। तो हमने कॉम्पैक्शन किया, लोड लगाया, हमने हमारी सॉइल पर क्या किया? हैमर से लोड लगाया, इम्पैक्ट दिया, जिसके कारण एयर क्या हो गई? बाहर हो गई। तो उस सॉइल में से जो एयर बाहर निकल गया, अब सॉइल का वॉल्यूम क्या हो गया होगा? रिड्यूस। तो इस प्रोसेस को कहते हैं कंपैक्शन। और अब आप इस बिल्डिंग के ऊपर, सॉरी, इस सॉइल के ऊपर आप अपना बिल्डिंग बना दो, तो इस बिल्डिंग के सेल्फ वेट के कारण और सॉइल के खुद के सेल्फ वेट के कारण एक लंबे समय के बाद ये जो यहाँ पर एक्सेस पोरोटा प्रेशर डेवलप होता है, पानी जो होता है वो एक्सेस वाटर जो होता है वो रिमूव होने लगता है। इस प्रोसेस को कहते हैं हम कंसोलिडेशन। तो यहाँ पर हम एयर को रिमूव करते हैं कंपैक्शन में, और कंसोलिडेशन में पानी मौजूद होने के कारण जो एक्सेस पोरोटा प्रेशर डेवलप होता है उसको यहाँ पर हम रिमूव करेंगे। तो ठीक है, हम ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि कंसोलिडेशन में पूरा पानी रिमूव हो जाता है, नहीं। कंसोलिडेशन में एक्सेस पोरोटा जो प्रेशर होता है वो रिमूव होता है। जैसे कि मैं आप लोगों को कहूँ कि मेरे पास ये कोई ग्राउंड सरफेस है ना, मेरे पास क्या है? ये कोई ग्राउंड सरफेस है। इस ग्राउंड सरफेस में
आप सोचो, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर वाटर टेबल मौजूद है और ये डेप्थ कितना है 5 मीटर है। मैं मान लेता हूँ गामा डब्ल्यू कितना है 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है। तो मेरे को बताओ ये जो लेवल है एक्स, इस लेवल पर पोर वाटर प्रेशर कितना अवेलेबल है? तो 10 × 5 ये आपका 50 किलो पास्कल का यहाँ पर पोर वाटर प्रेशर अवेलेबल है ना। ये नेचुरल कंडीशन का पोर वाटर प्रेशर है। हम इसको रिमूव करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसको रिमूव करने की बात कर रहे हैं कि अभी सॉइल पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक सपोज बिल्डिंग बनाया। इस बिल्डिंग का जो वेट है, उस वेट के कारण जो एडिशनल प्रेशर आ रहे हैं, सपोज वो 100 किलो पास्कल के आ रहे हैं। कितने के पास्कल के आ रहे हैं? इस बिल्डिंग के वेट के कारण जो सॉइल पर जो एडिशनल प्रेशर आ रहे हैं, सरचार्ज जिसको हम कह सकते हैं, वो कितना है? 100 किलो पास्कल है। तो यहाँ भी 100, 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 यहाँ भी 100 और इस लेवल पर भी 100। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हर एक लेवल पर हमें सेम देखने को मिलता है। तो 100 किलो पास्कल में ये बढ़ोतरी किस में हुई? ये बढ़ोतरी हुई आपके टोटल स्ट्रेस में, और सेम बढ़ोतरी आपकी किस में भी हो जाएगी? पोर वाटर प्रेशर में। तो इस बिल्डिंग के वेट के कारण आपका एक्सेस पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो कितना आ गया एक्सेस पोर वाटर प्रेशर? तो जितना बिल्डिंग के कारण टोटल स्ट्रेस आता है, उतना ही आपका एक्सेस पोर वाटर प्रेशर भी आ जाता है। तो मैं लिख रहा हूँ 100 किलो पास्कल आपके पास क्या आ गया? एक्सेस पोर वाटर प्रेशर आ गया। जैसे आपने बिल्डिंग बनाया, बिल्डिंग का पूरा की पूरा प्रेशर किसने ले लिया? वाटर ने ले लिया। सो एक्सेस मात्रा में 100 किलो पास्कल का पूरा की पूरा आ गया। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहाँ पर अब हमारे पास टोटल पोर वाटर प्रेशर, यदि आप मुझसे कहें कि व्हाट इज टोटल पोर वाटर प्रेशर, तो 100 + 50 हमारे पास कितना आ गया? 150 किलो पास्कल का ये टोटल पोर वाटर प्रेशर आज की तारीख में आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग मेरे पास लग रहा है। बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग कितना लग रहा था? 50 किलो पास्कल। बिल्डिंग लगाने के बाद एक्सेस मात्रा में पोर वाटर प्रेशर आ गया। कितनी मात्रा का एक्सेस आया? 100 किलो पास्कल का एक्स्ट्रा आ गया। तो टोटल अब मेरे पास कितना हो गया? 150 यहाँ पर हो गया। अब मेरा काम क्या है कि ये जो एक्सेस मात्रा में पोर वाटर प्रेशर आया है, इसको बाहर निकालना। एक्सेस मात्रा में ये जो पोर वाटर प्रेशर आया है, ये बाहर निकालने की प्रोसेस या इसको धीरे धीरे खत्म करने की प्रोसेस ही आपकी कंसोलिडेशन कहलाती है। समझ रहे मेरी बात? तो अब एक समय लगेगा, ऐसा नहीं है कि बस जैसे कंपैक्शन में क्या होता है, अपन ने हैमर मारा, एयर बाहर निकल जाती है। मतलब ये कंपैक्शन क्या है? इमीडिएट प्रोसेस है, तुरंत कंप्लीट की जा सकती है। आपके पास सॉइल है, उसमें हवा है, लोड लगाओ, दनादन हैमर मारो, एयर बाहर। सो दिस इज योर इमीडिएट प्रोसेस। लेकिन कंसोलिडेशन क्या है? एक टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस है। इस बिल्डिंग के वेट के कारण ही एक लंबे समय में ये जो एडिशनल एक्सेस पोर वाटर प्रेशर आया 100 किलो पास्कल, ये धीरे धीरे क्या होगा? डिसिपेट होगा, या धीरे धीरे मैं कहूँ ड्रेन्ड आउट होगा, जिसके कारण वापस आज से 10 साल बाद या आज से 20 साल बाद आपके पास वापस वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 किलो पास्कल की आ जाएगी। मतलब ये जो एक्सेस मात्रा में जो 100 किलो पास्कल आया था, इसको हमने एक लंबे समय में, चाहे 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 ईयर्स भी लग सकते हैं, इस लंबे समय में हमने एक्सेस पोर वाटर प्रेशर को धीरे से क्या कर दिया? रिमूव कर दिया पूरी तरीके से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंसोलिडेशन। ठीक है, तो अभी जो मैं आपको ये बताया एक्सेस पोर वाटर प्रेशर को बाहर निकालना, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी कंसोलिडेशन। तो यहाँ पर कंसोलिडेशन भी हमारे पास दो टाइप के देखने को मिलेंगे हमको। यहाँ पर जो कंसोलिडेशन होता है वो भी हमें कितने टाइप के देखने को मिलेंगे? दो टाइप के। कौन कौन से दो टाइप के कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा? एक हमारे पास होता है प्राइमरी कंसोलिडेशन, एक हमारे पास क्या रहेगा? एक हमारे पास होता है प्राइमरी कंसोलिडेशन, और एक होता है हमारे पास में सेकेंडरी कंसोलिडेशन। सेकेंडरी कंसोलिडेशन है ना। तो इस प्राइमरी कंसोलिडेशन में अपन ने क्या किया था? एक्सेस पोर वाटर प्रेशर जो भी आया था आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, उसको हमने रिमूव करने की बात कही। सेकेंडरी कंसोलिडेशन में क्या होता है? यहाँ पर भी हम कंसोलिडेशन ही करवा रहे हैं। जो एक्सेस मात्रा में हमारे पास पानी था या पोर वाटर प्रेशर था, उसको ही डिसिपेट कराने की भी हम यहाँ पर बात कहेंगे। तो ये भी आपका क्या है? टाइम डिपेंडेंट है। लेकिन यहाँ पर कौन सा वाटर रिमूव होगा? जो हाईली विस्कस वाटर है। जो वाटर यहाँ पर रिमूव नहीं हो पाता है प्राइमरी कंसोलिडेशन में, क्योंकि वो हाईली विस्कस था, वो वाटर आपका सेकेंडरी कंसोलिडेशन में जाकर रिमूव होता है। सो एकदम हाईली विस्कस वाटर जो प्राइमरी कंसोलिडेशन में रिमूव नहीं हो पाता है, वो सेकेंडरी कंसोलिडेशन में जाकर रिमूव होता है। तो यहाँ पर आपके सॉइल सॉलिड्स का क्या होता है? प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट होता है। भाई पानी यहाँ से बाहर निकला प्राइमरी कंसोलिडेशन से, तो प्राइमरी कंसोलिडेशन जब कंप्लीट होता है उसके बाद सेकेंडरी कंसोलिडेशन चालू होता है।
प्राइमरी कंसोलिडेशन जब खत्म होता है उसके बाद सेकेंडरी कंसोलिडेशन चालू होता है। यहाँ पर हाईली विस्कस वाटर बाहर निकलता है और साथ ही साथ सॉइल सॉलिड्स का प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट होता है। मतलब आपके जो पार्टिकल्स है सॉइल सॉलिड वो क्या करेंगे, वापस अपनी जगह पर रिलोकेट होने की कोशिश करेंगे, जिसके कारण सम मोर सेटलमेंट इन द सॉइल वी कैन ऑब्जर्व विच इज नोन एज सेकेंडरी कंसोलिडेशन। तो ये पूरा स्टेप में काम चलता है। मैं ऐसा कभी नहीं बोलूँगा कि सबसे पहले मेरे पास प्राइमरी कंसोलिडेशन आ गया, फिर उसके बाद कंपैक्शन आ गया, फिर सेकेंडरी कंसोलिडेशन आ गया। ऐसा नहीं है, ये सब स्टेप में चलेगा। सबसे पहले एयर बाहर निकलेगी, उसके बाद प्राइमरी कंसोलिडेशन ओकर होगा, उसके बाद सेकेंडरी कंसोलिडेशन होगा, है ना। तो आपका स्टेप बाय स्टेप काम चलता है। तो फर्स्ट स्टेप आपके सॉइल में ये वाली होती है कंपैक्शन की, सेकेंड स्टेप आपके सॉइल में ये वाली होती है प्राइमरी कंसोलिडेशन की, और ये आपकी थर्ड स्टेप है सेकेंडरी कंसोलिडेशन का। क्लियर है। तो ये हमारे पास 3 स्टेप्स में पूरी कंप्रेसिबिलिटी हम डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 ये 3 चीज़ें हम यहाँ पर क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और अपन बात करते हैं यहाँ पर प्राइमरी कंसोलिडेशन का, कि प्राइमरी कंसोलिडेशन में हम क्या देख सकते हैं। तो अभी मैं आपको जो पढ़ाया दैट इज द प्राइमरी कंसोलिडेशन ओनली, लेकिन फिर भी एक बार हम थोड़ा सा अलग तरीके से डिटेल में देखते हैं कि व्हाट इज प्राइमरी कंसोलिडेशन। तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ प्राइमरी कंसोलिडेशन के बारे में, है ना। मैं क्या बता रहा हूँ, प्राइमरी कंसोलिडेशन के बारे में, कि प्राइमरी कंसोलिडेशन क्या चीज़ है। मैंने आपको कहा कि मेरे पास मैंने एक एडिशनल टोटल स्ट्रेस हमारे उस पर लगाया, सो डेल्टा सिग्मा एडिशनल टोटल स्ट्रेस लगाया। मतलब मैंने क्या किया, एक बिल्डिंग बनाया। ये क्या था, आपका डेप्थ था। इधर मैंने क्या ले रखा है, इधर मैंने डेप्थ ले रखा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, और यहाँ पर स्ट्रेस की वैल्यू, ये डेप्थ की वैल्यू, ये स्ट्रेस की वैल्यू। तो मैं बोल रहा हूँ कि मैंने क्या कर रखा है, फिर मैंने वापस से यहाँ पर डेप्थ लिया, दूसरा एक फिगर बना रहा हूँ। मैंने क्या कहा, मैंने आपको हेलो मैं यहाँ पर बता रहा था आप लोगों को कि हमने क्या किया, हमारे पास सॉइल है, उस सॉइल में हमने टोटल स्ट्रेस एडिशनली लगाया। मतलब ये डेल्टा सिग्मा क्या है, ये वो 100 किलो पास्कल है जो बिल्डिंग के कारण आ रहा था। मैंने एक बिल्डिंग बनाया, तो बिल्डिंग के कारण जो एडिशनल प्रेशर आ रहा है मेरे सॉइल पर वो क्या है, डेल्टा सिग्मा है। तो मैं बोल रहा हूँ जैसे कोई मैं बिल्डिंग बनाऊंगा, जैसे मतलब कोई एडिशनल प्रेशर दूंगा मेरी सॉइल पर, पूरा की पूरा कौन ले लेगा, पानी ले लेगा। मतलब पानी में क्या डेवलप हो गया, सेम अमाउंट का पोर वाटर प्रेशर। तो यदि मैंने डेल्टा सिग्मा का बिल्डिंग बनाया है तो पूरा पूरा की पूरा डेल्टा सिग्मा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोर वाटर प्रेशर में। तो यहाँ पर आपका डेल्टा यू डेवलप हो गया, जिसकी वैल्यू कितनी हो गई, डेल्टा सिग्मा हो गई। अब इस टाइम पर कोई इफेक्टिव स्ट्रेस डेवलप हुआ क्या एडिशनली, नहीं। आपके सॉइल में इस टाइम पर कोई भी एडिशनल वैल्यू ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस डेवलप नहीं हुआ, क्योंकि देखो टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, तो डेल्टा सिग्मा माइनस डेल्टा यू, और डेल्टा यू डेल्टा सिग्मा के बराबर है। तो इस फिगर में से इस फिगर को माइनस करोगे तो आपको 0 मिलेगा। तो डेल्टा सिग्मा बार यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, 0 ही मिल रहा है। मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। भाई आपके पास एक सॉइल था ऑलरेडी, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके पास एक सॉइल ऑलरेडी था। ये सॉइल मैं मान लेता हूँ कि इस सॉइल की थिकनेस है 5 मीटर, यहाँ पर गामा सेचुरेटेड जो है वो है 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब का। तो आपके पास सिग्मा मतलब टोटल स्ट्रेस कितना है, 20 × 5 100 किलो पास्कल का आपके पास टोटल स्ट्रेस है। पानी यहाँ कहीं पर मौजूद है सपोज, तो पोर वाटर प्रेशर कितना मौजूद है अपने पास में, गामा डब्ल्यू में 10 मान लेता हूँ, है ना। गामा डब्ल्यू हमने कितना मान लिया, 10 मान लिया। तो 10 × 5 50 किलो पास्कल का अपने पास पोर वाटर प्रेशर ऑलरेडी मौजूद है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस कितने होगा अपने पास में, 100 - 50 किलो पास्कल का अपने पास इफेक्टिव स्ट्रेस है। दिस 100 - 50 किलो पास्कल का इफेक्टिव स्ट्रेस है। ये कब की कंडीशन है, जब मैंने स्ट्रक्चर नहीं बनाया तब की कंडीशन है, बिफोर स्ट्रक्चर, है ना। बिफोर सरचार्ज कह दूं या बिफोर स्ट्रक्चर कह दूं, ठीक है। आफ्टर स्ट्रक्चर की मैं बात करता हूं, जब मैंने स्ट्रक्चर बना दिया तो इसके ऊपर मैंने कोई सरचार्ज लगा दिया या कोई बिल्डिंग लगा दी, जिसके कारण मैंने डेल्टा सिग्मा एडिशनल प्रेशर लगा दिया 20 किलो पास्कल का फॉर एग्जाम्पल, ठीक। तो यहाँ पर अपने एडिशनल टोटल स्ट्रेस लगाया 20 किलो पास्कल का। तो ये वैल्यू अब मेरे पास कितनी हो गई है, 120 किलो पास्कल की टोटल वैल्यू मेरे पास आ गई, 120 किलो पास्कल की टोटल वैल्यू आ गई। पोर वाटर प्रेशर भी सेम अमाउंट का डेवलप हो जाता है।
भाई जितने का आपने टोटल स्ट्रेस लगाया ना पूरा की पूरा इमीडिएटली, ये कब मैंने बनाया, t इक्वल टू जीरो पर, एट t इक्वल टू जीरो टाइम पर, जैसे बिल्डिंग रखी सॉइल पर तुरंत उसमें जो प्रेशर आया बिल्डिंग के कारण पूरा की पूरा किसने ले लिया, पानी ने ले लिया। तो 20 किलो पास्कल यदि आपके बिल्डिंग का प्रेशर है तो 20 किलो पास्कल का ही पोर वाटर प्रेशर भी डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पर पोर वाटर प्रेशर भी कितने का डेवलप हुआ, 20 का। यदि ये 20 का है तो ये भी कितने का होगा, 20 का ही होगा। तो 20 और ये पुराना 50, तो नया कितना आ गया, 70 किलो पास्कल। तो अब इफेक्टिव स्ट्रेस एडिशनल देखो, डेल्टा सिग्मा बार कितना बन रहा है, ये एडिशनल टोटल स्ट्रेस 20 का, एडिशनल पोर वाटर प्रेशर 20 का, तो एडिशनल इफेक्टिव स्ट्रेस कितना होगा, 0। मतलब 0 प्लस 50, आपके पास वैल्यू कितनी हुई, 50 किलो पास्कल की हुई। मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस में 0 इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है t इक्वल टू 0 टाइम पर। इफेक्टिव स्ट्रेस में कोई चेंजेस नहीं हुआ अभी, समझ रहे हो। लेकिन जब एक लंबा टाइम स्पेंड हो जाएगा, ये इमीडिएट लोडिंग है, इसको आप क्या बोलते हैं, इमीडिएट लोडिंग। अभी थोड़े दिन पहले पूछ रहे थे ना कोई बच्चे कि सर इमीडिएट लोडिंग बताओ, ये बताओ, वो बताओ, ये इमीडिएट लोडिंग। लॉन्ग टर्म की मैं यदि बात करूं, एक लंबे समय के बाद, लॉन्ग टर्म में क्या होगा, ये जो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर 20 किलो पास्कल का डेवलप हुआ है, ये पूरा की पूरा क्या हो जाएगा, 0 होने लगेगा। ये जो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर यहाँ पर डेवलप हुआ है पूरा की पूरा, ये क्या होने लगेगा, 20 किलो पास्कल का, ये 0 होने लगेगा। तो एक लंबे समय के बाद हमारे पास टोटल स्ट्रेस क्या रह जाएंगे, 100, और बिल्डिंग तो आज भी मौजूद है, तो टोटल स्ट्रेस तो 120 के ही रह जाएंगे एक लंबे समय के बाद। लेकिन जो पोर वाटर प्रेशर था नया वाला, वो कितना हो जाएगा, ये जितना एक्सेस पोर वाटर प्रेशर आया था ये पूरा पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये ड्रेन्ड आउट हो गया पानी। इस प्रोसेस को अपन प्राइमरी कंसोलिडेशन बोलते हैं। तो वो वैल्यू 50 किलो पास्कल, ये बाद में एक लंबे समय के बाद इतना ही रह जाएगा, 50 किलो पास्कल ही रह जाएगा। अब नया इफेक्टिव स्ट्रेस कितना आ जाएगा, उस टाइम पर नया इफेक्टिव स्ट्रेस हो जाएगा आपका 120 माइनस 50, 70 किलो पास्कल का। मतलब यहाँ पर अब इफेक्टिव स्ट्रेस क्या था, पहले 50 किलो पास्कल था, अब वो कितना आ गया, 70। मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहाँ पर इफेक्टिव स्ट्रेस यहाँ पर कितना हो गया, 70 किलो पास्कल। मतलब ये क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम पास होता चला जाएगा, आपका जो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर है वो 0 होता चला जाएगा, और आपका जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो बढ़ता चला जाएगा। दिस इज द लॉन्ग टर्म एनालिसिस, दिस इज द शॉर्ट टर्म एनालिसिस। इसको इमीडिएट लोडिंग इफेक्ट भी कहते हैं, इसको लॉन्ग टर्म लोडिंग इफेक्ट भी कहते हैं। क्लियर है। इसको अनड्रेन एनालिसिस भी कहते हैं, इसको ड्रेन एनालिसिस भी कहते हैं। तो यहाँ पर इसी के बेसिस पर अपन यहाँ पर प्राइमरी कंसोलिडेशन डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने आपको ग्राफिकल, ये मैंने आपको वैल्यूज लेके समझा दिया, इसको ग्राफिकली हम यहाँ पर समझ रहे थे। ये मैंने आपको क्या किया, एक एग्जांपल लेते हुए, कोई भी रैंडम वैल्यू लेते हुए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इसको ग्राफिकली हम डिस्कस कर रहे थे वास्तविक तौर पर। तो मैंने यहाँ पर आपको कहा, मैंने आपको यहाँ पर कहा कि ये प्राइमरी कंसोलिडेशन है। तो अब हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा टाइम पास हुआ। देखो बिल्डिंग तो आज भी बना हुआ है, डेल्टा सिग्मा, ये बिल्डिंग आज भी बना हुआ है। अब जैसे जैसे टाइम पास होता चला जाता है, आपका जो पोर वाटर प्रेशर था डिक्रीज होने लगता है, कुछ इस स्टाइल में। यहाँ पर अपने क्या ले रखी थी, डेप्थ ले रखी थी। तो टॉप सरफेस है, जैसे कि मैं कहूँ, मैं आपको क्या कहूँ कि अपना ये ग्राउंड सरफेस था। तो सबसे पहले पानी कहाँ से निकलेगा, ये जो ऊपर के लेयर्स है वाटर के, सबसे पहले पानी यहाँ से निकलता है टॉप लेयर्स में से, और फिर बॉटम लेयर में से। तो जो बाउंड्री के नियर मौजूद है वाटर, वो सबसे पहले निकलता है, और जो बीच वाला जो पानी के मॉलिक्यूल्स है, इनको थोड़ा टाइम लगता है। भाई क्या होता है, जैसे ये वाटर के मॉलिक्यूल्स है, तो अपन यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर अपन 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये अपन ने 2 पार्ट का डिवाइड कर दिया। इस लाइन के ऊपर वाला पोर्शन का पानी पूरा ऊपर से बाहर निकल जाएगा, कंसोलिडेशन की प्रोसेस हो रही है, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर बाहर कर रहे हैं, पानी को ड्रेन आउट कर रहे हैं। तो इस लाइन के ऊपर वाला हाफ डिस्टेंस का पानी ऊपर से बाहर निकल जाएगा, बचा हुआ हाफ डिस्टेंस का पानी नीचे से बाहर निकल जाएगा। तो जो पानी बाउंड्री के नजदीक मौजूद है वो पहले बाहर निकलेगा ना, फिर ये वाला पानी धीरे धीरे ऊपर जाएगा और फिर बाहर निकलेगा, फिर ये वाला पानी धीरे धीरे नीचे आएगा और फिर बाहर निकलेगा। इस तरीके से प्रोसेस होगा। तो जो मिडिल वाला पानी है उसको बाहर निकलने में टाइम लगेगा, जबकि जो बाउंड्री वाला पानी है उसको तुरंत निकाला जा सकता है। तो हमारा 0 डेप्थ पर z इक्वल टू 0 पर, z इक्वल टू जो हमारी डेप्थ है z, वहां पर सबसे पहले पोर वाटर प्रेशर 0 हो जाएगा। तो देखो मैंने यहाँ पर सबसे पहले पोर वाटर प्रेशर क्या कर दिया, 0, क्योंकि यहाँ का पानी, बाउंड्री का पानी बाहर निकल चुका है। जो बीच में है पानी अभी वो 0 नहीं हुआ है, उसकी कुछ वैल्यू आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। सो दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, जैसे से टाइम पास होता चला गया।
तो जैसे जैसे टाइम पास होता चला गया फिर हमारे पास इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा, इस फिगर में से उसको माइनस करेंगे तो हमें इफेक्टिव स्ट्रेस कुछ इस तरीके से डेल्टा सिग्मा बार देखने को मिल जाएगा। ये कब की बात हुई, ये हमारी बात हुई एट टी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इनफाइनाइट की। ये हमारी कब की बात हुई, टी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इनफाइनाइट टाइम की, मतलब थोड़ा सा टाइम पास हुआ आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। अब मैं एक लंबे समय की बात देखता हूँ कि भाई बिल्डिंग तो आज भी बना हुआ है एक लंबे समय के बाद भी, मतलब टोटल स्ट्रेस तो आज भी मौजूद है जो एडिशनल हम लगाए थे। अब आपका जो एक्सेस पोरडा प्रेशर जितना भी डेवलप हुआ था, मतलब ये जो मिडिल वाली पानी भी थी ये भी पूरा बाहर निकल चुका है, तो जितना भी एक्सेस पोरडा प्रेशर डेवलप हुआ था ये एक्सेस पोरडा प्रेशर अब क्या हो चुका है, जीरो, ये पूरा फिगर जीरो। तब आपके पास इफेक्टिव स्ट्रेस इस टाइम पे कितना आ गए, तो टोटल स्ट्रेस में से इफेक्टिव स्ट्रेस माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो इसके ही बराबर आ जाएगी। सो डेल्टा सिग्मा बार इक्वल टू डेल्टा सिग्मा हो गया। मतलब आपने यदि 20 किलो पास्कल के, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल दिया था, यदि आपने 20 किलो पास्कल का एडिशनल प्रेशर लगाया तो इफेक्टिव स्ट्रेस में भी इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा, 20 किलो पास्कल का हो जाएगा एक लंबे समय के बाद, मतलब आफ्टर इनफाइनाइट टाइम पर। तो आपको पता होगा मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था उसमें क्या लिया था, इफेक्टिव स्ट्रेस पहले कितने आ रहे थे, 50 किलो पास्कल आ रहे थे, बाद में वो इंक्रीज होकर कितने हो गए थे, 70 हो गए थे। क्यों, क्योंकि मैंने एडिशनल प्रेशर 20 का लगाया था, तो 20 का एडिशनल इफेक्टिव स्ट्रेस मुझे आफ्टर इनफाइनाइट टाइम मिल गया, तो इफेक्टिव स्ट्रेस 50 से बढ़कर 70 हो गए थे। समझ में आ रही मेरी बात। तो ये है आपकी पूरी प्रोसेस ऑफ प्राइमरी कंसोलिडेशन। ये पूरी प्रोसेस क्या है आपकी, ये पूरी प्रोसेस है यहाँ पर प्राइमरी कंसोलिडेशन का। आई होप इट विल बी क्लियर टू यू। ठीक है, अब प्राइमरी कंसोलिडेशन में हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर हमें दिस एंटायर पिक्चर इज योर प्राइमरी कंसोलिडेशन। तो कभी भी प्राइमरी कंसोलिडेशन में ये मत बोल देना कि हम पूरा पानी बाहर कर देते हैं, हम प्राइमरी कंसोलिडेशन में पूरा पानी बाहर नहीं करते हैं, हम एक्सेस मात्रा में जो पानी है या एक्सेस मात्रा में जो पोर वाटर प्रेशर है उसको बाहर करते हैं। ये एक्सेस पोर वाटर प्रेशर कहाँ से आया, ये एक्सेस पोर वाटर प्रेशर तब आया जब आपने उस सॉइल पर कोई बिल्डिंग बनाई या उस सॉइल पर कोई एडिशनल लोड लगाया या उस सॉइल पर आपने कोई एडिशनल सरचार्ज रखा, उस केस में उसमें एक्सेस पोर वाटर प्रेशर आया था। तो यहाँ पर कुल मिलाकर आपका काम क्या होता है कंसोलिडेशन में, इस वैल्यू को जीरो करना। देखो ये पहले सबसे ज्यादा था T इक्वल टू 0 पर एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, ये नुकसानदायक था। क्यों, क्योंकि ये मेरे इफेक्टिव स्ट्रेस को डिक्रीज करने का काम कर रहा था। तो ये देखो धीरे धीरे कम होता गया कम होता गया कम होता गया और आफ्टर इनफाइनाइट टाइम इसकी वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। एडिशनल इफेक्टिव स्ट्रेस पहले जीरो थे, वो अब बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए और आफ्टर इनफाइनाइट टाइम इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई, जो हमने प्रेशर लगाया था टोटल स्ट्रेस उसके ही बराबर हो गई है। सो दिस एंटायर पिक्चर इज योर प्राइमरी कंसोलिडेशन। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि मेरे पास दो टाइप के सॉइल्स देखने को मिलेंगे। मेरे पास यहाँ पर दो टाइप के एक सॉइल देखने को मिलेंगे। एक होता है मेरे पास एनसीसी सॉइल, है ना, एक होता है मेरे पास ओसीसी सॉइल। ये दो टाइप के सॉइल्स मुझे अक्सर देखने को मिलेंगे कंसोलिडेशन प्रोसेस के अंदर। मुझे कितने टाइप के सॉइल देखने को मिल सकते हैं, दो टाइप के सॉइल। एक है हमारे पास एनसीसी सॉइल, दूसरा है ओसीसी सॉइल। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ एनसीसी सॉइल के बारे में। मैंने कहा एनसीसी सॉइल के बारे में क्या बोल रहा हूँ, है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ सबसे पहले एनसीसी के बारे में। एनसीसी क्या है, एनसीसी का फुल फॉर्म है यहाँ पर एनसीसी का फुल फॉर्म है यहाँ पर नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल, नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल, क्ले सॉइल, नॉर्मल कंसोलिडेटेड क्ले सॉइल, ये होती है हमारे पास एनसीसी। तो मैं अभी सबसे पहले आपको एनसीसी के बारे में बता रहा हूँ कि व्हाट इज एनसीसी। मैंने कहा मेरे पास एक ग्राउंड सरफेस है और यहाँ पर मैंने एक छोटा सा बिल्डिंग बना रखा है कुछ इस तरीके से, क्लियर। अब किसी कारण से आफ्टर सम टाइम ये बिल्डिंग टूट गया और इसकी जगह पर मैंने क्या किया, अब इसकी जगह पर मैंने एक बड़ा बिल्डिंग बनाया। मतलब पास्ट में देखा जाए तो ये कंडीशन थी, प्रेजेंट की मैं बात करूं तो प्रेजेंट में मैंने क्या किया, ये बिल्डिंग को तोड़ दिया और इसकी जगह मैंने एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बना दिया। यदि ये कंडीशन आपको देखने को मिलता है तो ये टाइप की सॉइल आपकी एनसीसी सॉइल कहलाती है। समझ रहे हो, मतलब पास्ट में उसने क्या किया, पास्ट में उसके पास लोअर इफेक्टिव स्ट्रेस थे, लोअर इफेक्टिव स्ट्रेस थे और प्रेजेंट में उसके पास क्या है, हायर इफेक्टिव स्ट्रेस है।
हायर इफेक्टिव स्ट्रेसेस लग रहे हैं उसके सॉइल पर। समझ में आ रही मेरी बात? मतलब एनसीसी सॉइल, नॉर्मल कंसोलिडेटेड क्ले सॉइल ऐसे सॉइल्स होते हैं, नॉर्मल कंसोलिडेटेड क्ले सॉइल ऐसे सॉइल होते हैं जिन्होंने अपने हिस्ट्री में, अपने पास्ट में छोटे लोड कैरी किए हैं, लेकिन प्रेजेंट कंडीशन में बहुत ज़्यादा लोड कैरी कर रहे हैं। ऐसे सॉइल्स कहलाते हैं नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल। ये जो नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल्स होते हैं ये ज़्यादा सेटलमेंट शो करता है। ज़्यादा सेटलमेंट क्यों शो करेंगे सर? क्योंकि बेटा पहली बार इसमें इतना ज़्यादा लोड लग रहा है ना, पास्ट में तो कभी लगा नहीं। पास्ट में छोटा लोड लगा था तो छोटा सेटलमेंट मिला होगा। इस बार हम ज़्यादा बड़ा बिल्डिंग बनाए तो आपको क्या मिलेगा? ज़्यादा सेटलमेंट देखने को मिलेगा। सो ये जो एनसीसी सॉइल्स होते हैं जिनमें पास्ट में कभी बहुत बड़ा लोड नहीं लगा है, पास्ट में एकदम छोटा लोड लगा है, लेकिन प्रेजेंट कंडीशन में आप बहुत बड़े बड़े लोड इसके ऊपर लगा रहे हैं, बहुत बड़ा बड़ा प्रेशर लगा रहे हैं, तो इफेक्टिव स्ट्रेस बहुत ज़्यादा उसके अंदर मौजूद है। इस कारण से यहाँ पर जो सॉइल्स है उसमें हमें ज़्यादा सेटलमेंट देखने को मिलेगा। इसी सॉइल को हम यहाँ पर क्या कहेंगे? ऐसी सॉइल को हम यहाँ पर एनसीसी सॉइल कहेंगे। ज़्यादा सेटलमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये सॉइल क्या है? थोड़ी ज़्यादा कंप्रेसिबल है। तो ब्रैकेट में इफ यू वांट आई कैन राइट हाई कंप्रेसिबिलिटी, है ना, हायर कंप्रेसिबल। मैं लिख सकता हूं हायर कंप्रेसिबल है ये, मतलब इसमें ज्यादा सेटलमेंट देखने को आपको मिलेगा। किसकी तुलना में? ओसीसी की तुलना में। अब अपन ओसीसी सॉइल देखते हैं कि ओसीसी सॉइल क्या चीज है। तो यहां पर मैंने लिखा ओसीसी सॉइल के बारे में। मैंने यहां पर क्या लिखा? ओसीसी सॉइल के बारे में लिखा। ओसीसी, है ना। अभी ओसीसी क्या होती है? ये होती है आपकी ओवर कंसोलिडेटेड क्ले सॉइल। ओवर कंसोलिडेटेड क्या है? क्ले सॉइल है। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया? ओसीसी सॉइल हो गया, ओवर कंसोलिडेटेड क्ले सॉइल। अब इसका मीनिंग समझते हैं, ये क्या होती है। मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास कोई एक ग्राउंड सरफेस है। इस ग्राउंड सरफेस पर एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बना हुआ था, नंबर ऑफ फ्लोर्स इसमें मौजूद थे, एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बना हुआ था। तो ये है आपकी पास्ट की कंडीशन, पास्ट में ऐसा था। लेकिन प्रेजेंट में यहाँ पर क्या हुआ? प्रेजेंट में किसी कारण से ये बिल्डिंग यहाँ से हटाया गया, किसी कारण से ये बिल्डिंग यहाँ से हटा दिया गया और उसके बदले क्या लगाया गया? एक छोटा लोड लगाया गया, मतलब एक छोटा सा बिल्डिंग यहाँ पर बना दिया गया। भाई हो सकता है एक बहुत बड़ा भूकंप आया हो, एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया हो, भूकंप आया हो, जिसके कारण ये बिल्डिंग टूट गया, तो उसके बदले फिर अपन ने क्या लगाया? यहाँ पर एक छोटा बिल्डिंग हमने कंस्ट्रक्ट किया। तो ये प्रेजेंट कंडीशन है आपकी, ये आपके सॉइल की क्या है? प्रेजेंट कंडीशन। मतलब क्या मीनिंग हुआ? ये आपकी जो सॉइल कहलाएगी ये ओसीसी सॉइल कहलाएगी। क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पर आप पाएंगे कि आपके पास पास्ट में क्या था? एकदम हायर इफेक्टिव स्ट्रेस है। पास्ट में क्या था आपके पास? हायर इफेक्टिव स्ट्रेस थे। और प्रेजेंट की यदि मैं बात करूं तो प्रेजेंट में लोअर इफेक्टिव स्ट्रेस है। क्योंकि पास्ट में आप खुद ही देखो ना यार, आप खुद ही देखो, पास्ट में बहुत ज्यादा बिल्डिंग का प्रेशर था तो उसके इफेक्टिव स्ट्रेस क्या थे? बहुत ज्यादा थे। लेकिन प्रेजेंट कंडीशन में क्या हो रहा है? आपने छोटा बिल्डिंग बनाया, छोटा लोड लगाया, तो कम इफेक्टिव स्ट्रेस यहाँ पर मौजूद है। ऐसी सॉइल्स आपकी कहलाती है ओवर कंसोलिडेटेड क्ले सॉइल। ओवर कंसोलिडेटेड मतलब क्या? कि भाई ये पास्ट में ही वेल कंसोलिडेटेड है। अरे भाई इसके हिस्ट्री में, इसके पास्ट में बहुत ज्यादा लोड लग चुका है, तो इस बहुत सारे लोड के कारण इसमें ऑलरेडी बहुत सेटलमेंट आ चुका है, ये ऑलरेडी वेल कंपैक्टेड है, ये ऑलरेडी वेल कंसोलिडेटेड है। अब जब इस बार आपने प्रेजेंट में छोटा बिल्डिंग बनाया तो इस बिल्डिंग के कारण आपको कोई सेटलमेंट देखने को मिलेगा क्या? नहीं देखने को मिलेगा, या बहुत कम सेटलमेंट देखने को मिलेगा। तो ये जो प्रेजेंट कंडीशन में सिचुएशन है उसके कारण आपको बहुत कम सेटलमेंट देखने को मिलेगा। ऐसी सॉइल्स आपकी ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल कहलाती है। ओवर कंसोलिडेटेड क्यों कहा? क्योंकि ऑलरेडी ये पास्ट में बहुत ज्यादा हाई लोड कैरी कर चुका है, तो ये ऑलरेडी वेल स्टिफ सॉइल है, वेल डेंस कंडीशन में मौजूद है। तो इस बार छोटा बिल्डिंग बनाया तो उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेस सेटलमेंट ये शो करेगा। हमने ऐसी सॉइल को कहा लो कंप्रेसिबल सॉइल या लेस कंप्रेसिबिलिटी, है ना। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं? लेस कंप्रेसिबल। ठीक है, ये क्या है? यहां पर लेस कंप्रेसिबल सॉइल है। है ना। तो अपने पास ये क्या हो गई? लेस कंप्रेसिबल सॉइल हमें यहां पर देखने को मिल रही है।
सो दिस इज एनसीसी सॉइल, दिस इज ओसीसी सॉइल। अब दोनों को हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कैसे करें, तो इन द टर्म्स ऑफ वन पैरामीटर हम यहाँ पर दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। एक पैरामीटर है दैट इज कॉल्ड ओवर कंसोलिडेशन रेशियो। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले पास्ट में कम इफेक्टिव स्ट्रेस थे, प्रेजेंट में ज्यादा है नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल। यहाँ पर पास्ट में ज्यादा स्ट्रेसेस है, प्रेजेंट में कम है ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल। क्योंकि पहली बार यहाँ पर ज्यादा लोड लग रहा है प्रेजेंट कंडीशन में, तो सेटलमेंट तो आएगा, और यहाँ पर प्रेजेंट कंडीशन में कम लोड लग रहा है क्योंकि पास्ट में ऑलरेडी ये बहुत ज्यादा सेटल्ड हो चुकी है, वेल कंपैक्टेड हो चुकी है, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर कम सेटलमेंट देखने को मिलेगा, तो लेस कंप्रेसिबल सॉइल। क्लियर है? तो यहाँ पर मैं एक रेशो आप लोगों को बता रहा हूं, दैट इज ओवर कंसोलिडेशन रेशो। यहाँ पर एक टर्म अपन डिस्कस कर रहे हैं, उसका नाम है ओवर कंसोलिडेशन रेशो। ये ओवर कंसोलिडेशन रेशो क्या चीज है भैया? तो आपका जो ओवर कंसोलिडेशन रेशो है, ये ओवर कंसोलिडेशन रेशो है यहाँ पर कुछ इस तरीके से। आपका ओवर कंसोलिडेशन रेशो क्या चीज है? ओवर कंसोलिडेशन रेशो है OCR से मैं यहाँ पर इसको डिनोट कर रहा हूँ, OCR। OCR है इट इज द रेशो ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस इन द पास्ट कंडीशन टू द इफेक्टिव स्ट्रेस इन द प्रेजेंट कंडीशन। Over consolidation ratio, OCR, it is the ratio of effective stress in the past condition to the over consolidation ratio in the past condition to the effective stress in the present condition। समझ में आई मेरी बात? तो यहां पर मैं क्या बता रहा हूं, इफ ओवर कंसोलिडेशन रेशो का वैल्यू लेस देन 1 आया या इक्वल टू 1 आया, मैं मान लेता हूं, तो इसको अपन क्या कहेंगे? इसको अपन एनसीसी सॉइल कहेंगे। क्यों सर? क्योंकि आप खुद ही सोचो ना, OCR का वैल्यू लेस देन 1 आना, इसका मतलब क्या हुआ? प्रेजेंट में ज्यादा स्ट्रेस होना, पास्ट में कम होना। प्रेजेंट में क्या होना? OCR का वैल्यू लेस देन 1 आना मतलब क्या? प्रेजेंट में ज्यादा स्ट्रेस, पास्ट में कम, तो प्रेजेंट में ज्यादा, पास्ट में कम, OCR इज लेस देन 1 आएगा फॉर एनसीसी सॉइल। और यदि आपको लगता है इफ OCR की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ गई, तो ऐसी कंडीशन में OCR की वैल्यू ग्रेटर देन 1 कब आएगी? जब इसकी वैल्यू प्रेजेंट में कम हो, पास्ट में ज्यादा हो। प्रेजेंट में कम हो, पास्ट में ज्यादा हो, मतलब आपकी कौन सी सॉइल होगी? उस केस में आपकी OCC सॉइल होगी। क्लियर है? तो दिस इज योर OCC सॉइल लेस देन 1, OCC सॉइल ग्रेटर देन 1, ये हमारा ओवर कंसोलिडेशन रेशियो यहाँ पर आ गया। तो अभी तक मैं आपको क्या क्या पढ़ा दिया हूँ, एक बार अपन देखते हैं जल्दी से। मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाया कंप्रेसिबिलिटी, कंपैक्शन हो सकता है, कंसोलिडेशन हो सकता है। कंसोलिडेशन दो टाइप का हो सकता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। कंपैक्शन में हम एयर रिमूव करेंगे, कंसोलिडेशन में हम एक्सेस प्रोडक्ट प्रेशर रिमूव करेंगे, मतलब वाटर जो एक्सेस मात्रा में हमारे लिए नुकसानदायक है उसको हम रिमूव करेंगे। प्राइमरी कंसोलिडेशन हमने स्टार्ट किया, कंपैक्शन भी मैं पढ़ाऊंगा, कंपैक्शन भी पढ़ाऊंगा क्योंकि फर्स्ट स्टेप कंपैक्शन, उसके बाद प्राइमरी कंसोलिडेशन, उसके साथ सेकेंडरी कंसोलिडेशन। जस्ट फॉर माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं? प्राइमरी कंसोलिडेशन डिस्कस कर सकते हैं। प्राइमरी कंसोलिडेशन अपन ने देखा तो हमने कहा इस तरीके से ये 9 फिगर्स यदि आपको समझ में आ गए, मतलब आपको प्राइमरी कंसोलिडेशन समझ में आ गया। टाइम जब 0 था तब पूरा एक्सेस प्रेशर जो आ रहा था वो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर में डेवलप हो गया। टाइम जैसे जैसे बढ़ता गया आपका ये जो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर था वो धीरे धीरे रिड्यूस होता गया और अंत में जाकर 0 हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर आपकी प्राइमरी कंसोलिडेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। यहाँ तक आने में आपको इनफाइनाइट टाइम लग सकता है, इट मे टेक 100 years ऑल्सो, इट मे टेक 100 years ऑल्सो, ओके। फिर उस टाइम पे एक्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस क्या थे? 0 थे। टोटल इफेक्टिव स्ट्रेस 0 नहीं है, एक्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस जो इस स्ट्रक्चर के कारण आने वाले थे वो 0 है। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता चला गया आपके एक्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस भी क्या हो गए? बढ़ते गए, और आफ्टर इनफाइनाइट टाइम आपके एक्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू आपने जो एक्सेस टोटल स्ट्रेस लगाया था उसके बराबर हो जाएगी। तो पूरा बिल्डिंग का, यहाँ पर आप मेरी शब्दों को समझना मैं क्या बता रहा हूँ कि इस t=0 पर जो भी बिल्डिंग का प्रेशर था वो पूरा की पूरा पानी ने ले लिया था। उस टाइम पर सॉइल सॉलिड कुछ भी लोड नहीं ले रहे थे, लेकिन आफ्टर इनफाइनाइट टाइम पूरा बिल्डिंग का वेट अब कौन ले रहा है? सॉइल सॉलिड्स ले रहे हैं, वाटर कुछ भी नहीं ले रहा है। तो ये वाटर के द्वारा लिया गया प्रेशर पोर वाटर प्रेशर था, सॉइल सॉलिड्स के द्वारा लिया गया प्रेशर इफेक्टिव स्ट्रेस था। क्लियर है? तो आफ्टर इनफाइनाइट टाइम सॉइल सॉलिड्स विल स्टार्ट टेकिंग द प्रेशर वैल्यूज। ठीक है, तो ये था यहाँ पर कंडीशन। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इस कंसोलिडेशन प्रोसेस में हमें दो टाइप की सॉइल्स मिल सकती है, एक है हमारा एनसीसी सॉइल, दूसरा है ओसीसी सॉइल।
तो एनसीसी सॉइल के बारे में मैंने आपको बताया है ना, और फिर उसके बाद मैंने आपको ओसीसी सॉइल के बारे में बताया, फिर उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर बताया ओवर कंसोलिडेशन रेशो के भी बारे में, ठीक है। तो ओवर कंसोलिडेशन रेशो की वैल्यू यदि लेस देन 1 आ रही हो या इक्वल टू 1 भी आ रही हो तो उसको हम एनसीसी सॉइल कहेंगे, अदरवाइज ग्रेटर देन बनाने पर हम उसको ओसीसी सॉइल कह सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये था अपना क्या बोलते हैं ओवर कंसोलिडेशन रेशो के बारे में डिस्कशन। अभी मैं बोर्ड नंबर 1 रब कर रहा हूँ, फिर अपन इसके आगे का देखते हैं। जरा शेयर करते रहो, मैं बोर्ड मिटा रहा हूँ, जब तक शेयर कर दो भाई सबके साथ में। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ पर मैं क्या बता रहा था आप लोगों को, मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा था कि जैसे जैसे कंसोलिडेशन की प्रोसेस होती है हम उसको डिस्कस करते हैं। मैंने अब आपको 9 फिगर्स बताए, मैंने क्या कहा कि इफेक्टिव स्ट्रेस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो इसका हम टेस्टिंग करके देखते हैं। सॉइल में हम इफेक्टिव स्ट्रेस धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं, सॉइल का वॉल्यूम धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है, तो उसको हम इन द टर्म्स ऑफ चेंज इन वॉइड रेशो डिटरमाइन करते हैं। डेफिनेटली यदि सॉइल पे आप लोड लगाएंगे तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। सॉइल का वॉल्यूम डिक्रीज होने से मेरा मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड से डिक्रीज हो रहा है। भाई सॉइल के वॉल्यूम में क्या मौजूद है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड मौजूद है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मौजूद है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड चेंज हो सकता है क्या, नहीं, इट विल रिमेन सेम। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कभी चेंज नहीं होता है, वेट ऑफ सॉलिड कभी चेंज नहीं होता है। चेंज क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स चेंज होते हैं, जहां हवा और पानी भरा हुआ था वो चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जैसे जैसे मैं इफेक्टिव स्ट्रेस सॉइल पर बढ़ाते चला जाऊंगा, लोडिंग लगाते चला जाऊंगा, सॉइल का सेटलमेंट होता चला जाएगा, मतलब जो वॉइड्स थे वो धीरे धीरे रिड्यूस होते चले जाएंगे, उनका वॉल्यूम रिड्यूस होता चला जाएगा। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स यदि रिड्यूस होता चला जाएगा मतलब वॉइड रेशो रिड्यूस होता चला जाएगा। तो कुल मिलाकर मैं यहाँ पर एक ग्राफ बनाऊंगा वॉइड रेशो और इफेक्टिव स्ट्रेस के बीच में। मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, ग्राफ बनाने वाला हूँ वॉइड रेशो और इफेक्टिव स्ट्रेस के बीच में, कि जैसे जैसे आप इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ाएंगे वॉइड रेशो कम होता चला जाएगा। तो आइए इसके बारे में हम देखते हैं। मैं टॉपिक लिख रहा हूँ डिफरेंट कंप्रेसिबिलिटी कोफिशिएंट्स, डिफरेंट कंप्रेसिबिलिटी कोफिशिएंट्स कि अपन यहाँ पर क्या करते हैं, बात कर लेते हैं। हाँ, एक मिनट भाई, अब थोड़ा सा क्या है, गर्मी होने लगी है। तो ठीक है, मैं यहाँ पर बात कर रहा था डिफरेंट कंप्रेसिबिलिटी कोफिशिएंट का। तो नंबर 1 है, केस नंबर 1 है ऑन अर्थमेटिक स्केल। क्या लिखेंगे,
इफेक्टिव स्ट्रेस वर्सेस वॉइड रेशो ऑन अर्थमेटिक स्केल। तो अर्थमेटिक स्केल पर, है ना, अर्थमेटिक स्केल पर अपन यहाँ पर इफेक्टिव स्ट्रेस और वॉइड रेशो के बीच में कर्व देखते हैं। मैंने कहा मैं कर्व बना रहा हूँ कुछ इस तरीके से। ये क्या बना रहा हूँ, मैंने कर्व बनाया कुछ इस तरीके से। यहाँ पर मैंने क्या ले रखा है, यहाँ पर मैंने वॉइड रेशो ले रखा है, वॉइड रेशो यहाँ पर अपन ने ले रखा है। मैं मान लेता हूँ ये सबसे बड़ा वॉइड रेशो ई नॉट, धीरे धीरे वॉइड रेशो कम होता अभी आवाज आ रही है क्या भाई? अभी बराबर हो गया? Is everything fine now? हो गया, बराबर है, बराबर है। हाँ, तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था, ठीक है। एक बार जरा शेयर कर दो भाई कि वो हो गया सेशन वापस चालू। मैं वही बोलूँ कि एकदम अचानक क्या चीज़ हो गई। चलो, मैं आप लोगों को ये बता रहा था, है ना, मैं आपको ये बता रहा था, ये यहाँ तक का मीनिंग समझ में आ गया? इस कहाँ से स्टार्ट करना है ये बताओ, एक बार कमेंट करके बताओ स्टार्ट कहाँ से करना है। ये मत बोलना सर शुरू से बताओ प्लीज़, जहाँ पे स्टॉप हुआ था वहीं से बोलना। कहाँ से पढ़ाना चालू करना है, इस वाले से या इस वाले से? ओसी वाले से स्टार्ट करना है क्या? अरे बाप रे, फर्स्ट से स्टार्ट करना है। चलो ठीक है, आओ देखते हैं। मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। हमने क्या किया, यहाँ पर हम बता रहे हैं डिफरेंट कंप्रेसिबिलिटी कोफिशिएंट। हमने टॉपिक स्टार्ट किया, पहले एक बार शेयर कर दो यार सबके साथ में। पब्लिक जब मैं कम देखता हूँ मेरा दिमाग खराब हो जाता है। गलती हाँ मेरी है, मतलब पता नहीं कैसे कनेक्शन टूट गया। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि इफेक्टिव स्ट्रेस वर्सेस वॉइड रेशो का हम कर्व देख रहे हैं। मैंने आपको बताया जैसे जैसे इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ेंगे वॉइड रेशो वैसे वैसे डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, आप खुद ही सोचिए, यदि एक सॉइल सैंपल है उस पर इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो सेटलमेंट क्या होता चला जाएगा, सेटलमेंट इंक्रीज होता चला जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज होता चला जाएगा, तो वॉइड रेशो भी डिक्रीज होता चला जाएगा। एनसी सॉइल में हमने देखा इफेक्टिव स्ट्रेस में कंटिन्यूसली बढ़ाता गया, आपका वॉइड रेशो कंटिन्यूसली डिक्रीज होते गए, तो ये वॉइड रेशो का जो कर्व है और इफेक्टिव स्ट्रेस का जो कर्व है वो इस तरीके से हमें देखने को मिला। आप खुद ही देखिए, इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ते चले जा रहे हैं, वॉइड रेशो धीरे धीरे घटते चला जा रहा है, तो जो कर्व है वो इस पैटर्न में मिला। डाउनफॉल में हमें देखने को मिल रहा है ये कर्व। कैसा देखने को मिल रहा है? डाउनफॉल में। तो मैं आपको ये बता रहा था, है ना, मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि आपका ये क्या हो गया, ये जो कर्व में बनाया ये एनसीसी सॉइल के लिए बनाया। कौन से स्केल पर बनाया? अर्थमेटिक स्केल पर बनाया। इसको हम क्या कहते हैं? वर्जिन कर्व कहते हैं। और इसका शेप कैसा दिख रहा है? कॉनकेव दिख रहा है, इसलिए कॉनकेव शेप। आपको एनसीसी सॉइल का मीनिंग्स पता है। आपको अर्थमेटिक स्केल बोले तो नॉर्मल स्केल आपका ग्राफ पेपर पर, यहाँ पर इफेक्टिव स्ट्रेस कुछ वैल्यूज होगी, वॉइड रेशो की कुछ वैल्यूज होगी, ग्राफ पेपर पर बनाएंगे आपको अर्थमेटिक स्केल उसको कहते हैं। ये कॉनकेव शेप में दिख रहा है, इसका मीनिंग भी आप समझते हैं। सिर्फ आप जो मीनिंग नहीं समझते हैं वो है वर्जिन कर्व का, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्जिन कर्व। आपने इसको वर्जिन कर्व क्यों कहा? तो चूंकि ये मैंने एनसीसी सॉइल के लिए बना रखा है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर क्या कहा? वर्जिन कर्व कहा। अब बात आती है वर्जिन कर्व क्यों कहा, तो मेरी बात सुनना कि एनसीसी सॉइल क्या होती है। एनसीसी सॉइल वो सॉइल होती है, एनसीसी सॉइल वो सॉइल होती है
जिसने एनसीसी सॉइल वो सॉइल होती है जिसने पास्ट में एकदम छोटा लोड ले रखा है लेकिन प्रेजेंट कंडीशन में बहुत ज्यादा लोड ये ले रहा है। एनसीसी सॉइल्स आर दो सॉइल जिसने पास्ट में कम स्ट्रेसेस कैरी किए लेकिन प्रेजेंट कंडीशन में बहुत ज्यादा स्ट्रेसेस कैरी कर रहा है ये सॉइल। क्लियर है यहां तक की बात? मतलब फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में एनसीसी सॉइल बहुत ज्यादा लोड इस बार ले रहा है, फर्स्ट टाइम इन द लाइफ। ऐसी सॉइल हम एनसीसी सॉइल्स को हम कहते हैं। अब वर्जिन का मीनिंग क्या होता है? वर्जिन का मीनिंग होता है जब भी कोई चीज आप पहली बार करते हैं, तो जब भी कोई काम हम पहली बार करते हैं वो कहलाता है वर्जिन वर्क। तो यहाँ पर सॉइल ने भी क्या किया, लाइफ में पहली बार इतना हाई प्रेशर कैरी किया, क्योंकि पास्ट में तो कभी इतना हाई प्रेशर इस पे लगा ही नहीं। तो चूंकि लाइफ में पहली बार सॉइल यहाँ पर इतना हाई प्रेशर कैरी कर रहा है प्रेजेंट कंडीशन में, इसलिए एनसीसी सॉइल के लिए जो हमने कर्व बनाया वो आपका वर्जिन कर्व कहलाएगा। क्लियर यहाँ तक बात? अब इन द सेम वे जैसे हमने एनसीसी सॉइल की बात करी, हम ओसीसी सॉइल की भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ कि मैं यदि ओसीसी सॉइल की बात करूँ, यदि मैं यहाँ पर ओसीसी सॉइल की बात करूँ, तो यहाँ पर भी वॉइड रेशियो इधर की तरफ बढ़ रहा है, इफेक्टिव स्ट्रेस इधर की तरफ बढ़ रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ कि जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर अपन ने इफेक्टिव स्ट्रेस ले रखा है, तो मैं बोल रहा हूँ जैसे जैसे इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ते चले जा रहे हैं, वॉइड रेशियो डिक्रीज होते चले जा रहे हैं, मैं जो यहाँ पर जो कर्व मिला वो कॉन्वेक्स शेप में मिला। आप देख रहे हैं इस कर्व का स्लोप जो है वो इस कर्व के स्लोप से एकदम कम है, क्योंकि स्लोप यहाँ पर देखो कितना ज्यादा चेंज हो रहा है, और यहाँ पर जो कर्व है उसका स्लोप थोड़ा कम चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो चेंजेस वॉइड रेशियो में आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं, और यहाँ पर जो चेंजेस आ रहे हैं वॉइड रेशियो में वो बहुत कम आ रहे हैं। क्यों वॉइड रेशियो में इतना कम चेंजेस यहाँ पर क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर सेटलमेंट कम होता है। ये कौन सी सॉइल थी? ये आपकी ओसीसी सॉइल है। ओसीसी सॉइल में आप लोड लगाओ, तो जैसे एनसीसी सॉइल में अपन ने लोड लगाया, तो किसी सेम वैल्यू ऑफ लोड के लिए एनसीसी सॉइल कितना सेटलमेंट दे देगा? इतना सेटलमेंट दे देगा, जबकि ओसीसी सॉइल सेम वैल्यू ऑफ लोड के लिए थोड़ा सा ही सेटलमेंट देगा। क्यों? क्योंकि ओसीसी सॉइल पास्ट में बहुत ज्यादा लोड ऑलरेडी ले चुका है, मतलब बहुत ज्यादा ऑलरेडी कंपैक्टेड हो चुका है, बहुत ज्यादा ऑलरेडी कंसोलिडेटेड हो चुका है। तो प्रेजेंट कंडीशन में जब आप छोटा सा लोड लगाओगे तो उस छोटे से लोड के कारण आपकी सॉइल पे कोई मेजर इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ये जो सॉइल है वो लेस कंप्रेसिबल बनी रहेगी। तो यहाँ पर आपका ये जो कर्व भी है इसमें स्लोप भी आपको कम देखने को मिलेगा, तो इसलिए इसका कर्व इस कॉन्वेक्स शेप में देखने को मिला। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसके बारे में कि आपका कौन सा सॉइल था? ये आपका ओसीसी सॉइल हुआ। कौन से स्केल पर बनाए हो? ये अपन अर्थमेटिक स्केल पर अपन बनाए हैं। ये कर्व क्या अब ये वर्जिन कर्व कहलाएगा क्या? जैसे ये वर्जिन कर्व था, क्या ये वाला कर्व वर्जिन कहलाएगा क्या? नहीं भाई, ये वर्जिन नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि भाई ये पास्ट में ऑलरेडी बहुत ज्यादा लोड ले चुका है, इस बार थोड़ा सा लोड ले रहा है। इस कर्व को अपन रिकम्प्रेशन कर्व बोलेंगे। इस कर्व को अपन क्या बोल रहे हैं? रिकम्प्रेशन कर्व बोल रहे हैं, क्योंकि इस बार वापस से इसमें क्या कर रहे हैं अपन? कंप्रेशन दे रहे हैं लोड। ये ऑलरेडी पास्ट में वेल कंपैक्टेड था, वेल कंसोलिडेटेड था। कर्व कैसा दिख रहा है? कॉन्वेक्स। ठीक, कॉन्वेक्स शेप का दिख रहा है, कॉन्वेक्स कर्व भी अपन इसको बोल सकते हैं। तो अपना एनसीसी हो गया, ये आपका ओसीसी हो गया। यहाँ पर हम इनके स्लोप निकालते हैं, चाहे आप एनसीसी का निकालो चाहे आप ओसीसी का निकालो। ये जो आप कर्व का स्लोप निकाले अर्थमेटिक स्केल पर, इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। इसको अपन यहाँ पर क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ ग्रेट सर रिकम्प्रेशन कर्व। नहीं सर, नो सर, क्या लिख रहे हैं भाई? सब आवाज वगैरह बराबर आ रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अच्छा ठीक है, हाँ तो मैं पूरा बता दिया हूँ। आप लोग फर्स्ट केस से पढ़ाने का बोल रहे थे तो मैं यहीं सर आप लोगों को बताया हूँ। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। रिकम्प्रेशन कर्व इसको अपन कहेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सबको सबको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो ये अपना एनसीसी सॉइल के लिए वर्जिन कर्व, ये अपना रिकम्प्रेशन कर्व हो गया। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप स्लोप निकालेंगे यदि इन कर्व्स का, तो इस स्लोप को हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। आप इसके लिए भी निकाल सकते हैं, इसके लिए भी निकाल सकते हैं। सो आपका अर्थमेटिक स्केल पर जो स्लोप निकलेगा उसको अपन अर्थमेटिक स्केल पर निकालेगा स्लोप को कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी यहाँ पर अपन कहते हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ द स्लोप ऑफ, है ना, इफेक्टिव स्ट्रेस वर्सेस
void ratio on arithmetic scale is called, है ना, इनका स्लोप यदि हम जो निकाल रहे हैं उस स्लोप को अपन क्या करें, इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। और इसको अपन किसे डिनोट करेंगे, AV से अपन यहाँ पर इसको डिनोट कर रहे हैं। तो मेरी बात सुनना, जैसे कि मैं इसकी बात कर लूँ या इसकी कर लूँ, मैंने यहाँ पर कहा इसका स्लोप निकालो, तो इसका स्लोप कैसे निकाल लोगे, एकदम आसान है, कोई से भी 2 पॉइंट्स पकड़ लो, ये स्लोप इसका निकल जाएगा। आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में, यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, कहीं पर भी कर लो। तो मैंने E0 और E1 के बीच में कर लेता हूँ सपोज, तो इसका जो स्लोप निकलेगा वही आपका AV कहलाएगा। तो आइए हम इसका स्लोप निकाल लेते हैं। तो किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में निकालना है, टेन थीटा, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड में बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड में बेस, तो चेंज इन वॉइड रेशो डिवाइड में चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, आपका ये वैल्यू यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अपने स्लोप निकाला और उसको अपने कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी AV कहा, और चाहे आप फिर NCC पे निकालो या OCC पे निकालो, आप स्लोप निकाल सकते हैं। तो मैंने निकाल लिया, सिग्मा बार 1 क्या है, वो बड़ा है, सॉरी, चेंज इन परपेंडिकुलर डिवाइड में बेस, ये परपेंडिकुलर, ये डिवाइड में बेस। तो परपेंडिकुलर में अपने क्या लिखा, E0 माइनस E1, बेस में अपने क्या लिखा, सिग्मा बार माइनस सिग्मा, है ना, तो सिग्मा 1 बार माइनस सिग्मा बार नॉट। मैग्नीट्यूड निकालना है हमें, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो स्लोप नेगेटिव आ रहा है, बात यहाँ से समझ में आ रही है, लेकिन मैंने उसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया, सिग्मा 1 पहले लिख दिया, सिग्मा नॉट बाद में लिख दिया, क्योंकि सिग्मा नॉट छोटा था और E0 बड़ा है E1 से, तो वैल्यू मुझे यहाँ पर पॉजिटिव ही मिलेगी कंप्रेसिबिलिटी कोफिशिएंट का। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, AV को अपन यहाँ पर लिख सकते हैं E0 में से E1 गया, मतलब ये क्या है, चेंज इन वॉइड रेशो है। तो ये आपका क्या हुआ, चेंज इन वॉइड रेशो। पहले आपके इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा बार नॉट थे, अब उसको मैंने लोडिंग बढ़ाकर कितना कर दिया, सिग्मा बार 1 कर दिया, मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो गए, इंक्रीज कर गए। तो ये आपका क्या हुआ, यहाँ पर इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज कर गए, तो आपका सिग्मा बार यहाँ पर डेल्टा सिग्मा बार हो गया, मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस में भी क्या हुआ, हमारे पास चेंज हुआ। तो आपका ये फॉर्मूला यहाँ पर निकल कर आ चुका है कि चेंज इन वॉइड रेशो डिवाइड में चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, ही आपका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी है। अरे भाई, इफेक्टिव स्ट्रेस में आपने कुछ चेंजेस किए, तो वॉइड रेशो में क्या चेंजेस हुए, इसका रेशो ही आपका कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी कहलाएगा। अब इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, आप देखो, चेंज इन वॉइड रेशो की कुछ यूनिट होती है, नहीं होती। इफेक्टिव स्ट्रेस की कुछ यूनिट होती है, हाँ होती है। कितनी होती है, किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 1 डिवाइड बाय किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर विल बी मीटर स्क्वायर पर किलोन्यूटन। तो कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, ये क्या है, यह है आपका कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। इसका जो यूनिट होगा दैट विल बी मीटर स्क्वायर पर किलोन्यूटन यहाँ पर निकलेगा। तो ये अपन ने किसकी बात कर दी, ये अपन ने यहाँ पर बात करी आपके सिग्मा बार वर्सेस वॉइड रेशो की अर्थमेटिक स्केल पर। NCC के लिए भी देखा, OCC के लिए भी अपन ने देखा। मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, जैसे मैंने इफेक्टिव स्ट्रेस और वॉइड रेशो को अर्थमेटिक स्केल पर देखा, अब मैं इसको आपको सेमी लॉग स्केल पर दिखा रहा हूँ। तो आइए नेक्स्ट केस देखते हैं। अभी हमने केस नंबर 1 देखा, अब हम यहाँ पर केस नंबर 2 देख लेते हैं। केस नंबर 2 क्या है, केस नंबर 2 है इफेक्टिव स्ट्रेस वर्सेस वॉइड रेशो, इफेक्टिव स्ट्रेस वर्सेस वॉइड रेशो ऑन सेमी लॉग स्केल। कौन से स्केल पर देखेंगे अब अपन, सेमी लॉग स्केल पर, ऑन सेमी लॉग स्केल पर। अब सेमी लॉग स्केल पर अपन यहाँ पर देख रहे हैं। मैंने कहा सबसे पहले कुछ इस तरीके से कि भैया ये अपने पास कर्व है, इधर अपन ने क्या ले रखा है, इधर अपन ने इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यूज ले रखी है, इधर अपन ने क्या ले रखा है, वॉइड रेशो ले रखा है। वॉइड रेशो आपके E0, E1, E2, E3, E4 इस तरीके से। तो यहाँ पर सेमी लॉग स्केल, सेमी लॉग बोले तो एक एक्सिस अर्थमेटिक पर रहेगी और ये वाला एक्सिस लॉग में रहेगा, मतलब एक एक्सिस लॉग में, दूसरा एक्सिस अर्थमेटिक में। ऐसे कर्व को अपन सेमी लॉग कर्व कहेंगे या सेमी लॉग प्लॉट कहेंगे, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने अर्थमेटिक पढ़ाया, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस दोनों ही अर्थमेटिक थे। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि वर्टिकल एक्सिस अर्थमेटिक है, लेकिन हॉरिजॉन्टल क्या है, यहाँ पर आप लोगों की लॉग में है। तो यहाँ पर अपन ने क्या ले रखा है, यहाँ पे अपन ने लॉग सिग्मा बार नॉट ले रखा होगा, फिर लॉग सिग्मा बार 1 ले रखा होगा,
log सिग्मा बार 2 ले रखा होगा, log सिग्मा बार 3 ले रखा होगा एंड सो ऑन। इस तरीके से अपन ने काफी सारे नंबर ऑफ वैल्यूज यहाँ पर लेके रखे हुए हैं। क्लियर है? तो अब मैं इसका कर्व बनाऊं यदि, तो इसका कर्व कैसा बनेगा? देखो डेटा सेम है, यहाँ पर मैंने क्या लिया, इधर देखना है ना, मैंने यहाँ पर क्या ले रखा है, मैंने यहाँ पर ले रखा है जो रिजल्ट मैंने यहाँ पर ड्रॉ किए, सेम रिजल्ट्स को मैं वहां पर भी ड्रॉ कर रहा हूँ। एनसीसी सॉइल के जो रिजल्ट्स मैंने यहाँ पर ड्रॉ किए, सेम रिजल्ट्स जो अर्थमेटिक पर ड्रॉ किए, सेम रिजल्ट्स को मैं अब सेमी लॉग स्केल पर प्लॉट कर रहा हूँ। तो देखते हैं कर्व कैसा मिलेगा, है ना। आप ऐसा मत सोचना कि यहाँ पर रिजल्ट्स अलग अलग हैं, रिजल्ट सेम है, जो डेटा मुझे मिला वो सेम है। पहली बार मैंने उसको अर्थमेटिक पर ड्रॉ करके देखा, अब दूसरी बार मैं उसको सेमी लॉग पर ड्रॉ करके देख रहा हूँ। सो आई विल बी गेटिंग वन लीनियर लाइन, एक स्ट्रेट लाइन हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। किसके लिए? यह है आप लोगों की एनसीसी सॉइल के लिए, ठीक, एनसीसी सॉइल के लिए। कौन सा स्केल है? सेमी लॉग स्केल है, इस बार सेमी लॉग स्केल है आपके पास। कर्व को अपन क्या कहते हैं? एनसीसी सॉइल का जो कर्व मिलता है उसको अपन वर्जिन कर्व कहते हैं सेमी लॉग स्केल पर। और अभी ये कैसा दिख रहा है? एक स्ट्रेट लाइन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, स्ट्रेट लीनियर लाइन, स्ट्रेट एंड लीनियर लाइन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये क्या हो गया? इफेक्टिव स्ट्रेस वर्सेस वॉइड रेशियो का कर्व हो गया एनसीसी सॉइल के लिए सेमी लॉग स्केल पर। अब मैं यदि यहाँ पर आपको कहूँ, मैं यदि यहाँ पर आप लोगों को कहूँ कि भैया ओसीसी सॉइल के लिए बताओ, है ना, ओसीसी सॉइल के लिए यहाँ पर बताओ, तो ओसीसी सॉइल के लिए कैसा बनेगा? सेम चीज करना है आपको। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? E0, E1, E2, E3, E4 एंड सो ऑन। तो वॉइड रेशियो के अपन यहाँ पर भी ले रखा है। यहाँ पर अपन ने लॉग सिग्मा बार नॉट, लॉग सिग्मा बार 1, लॉग सिग्मा बार 2, लॉग सिग्मा बार 3 एंड सो ऑन। यहाँ पर अपन ने इफेक्टिव स्ट्रेस ले रखे थे लॉग स्केल पर, और यहाँ पर अपन ने अर्थमेटिक स्केल पर क्या ले रखा था? वॉइड रेशियो अपन ने यहाँ पर ले रखा था। ओसीसी सॉइल के लिए मुझे ये कर्व बनाना है, तो जो रिजल्ट्स मैंने यहाँ पर ले रखे थे एक्सपेरिमेंट करके, जो टेस्ट रिजल्ट्स मैंने यहाँ पर ले रखे थे, सेम टेस्ट रिजल्ट्स जो मैंने अर्थमेटिक स्केल पर बनाए, सेम डेटा पॉइंट्स मैं अब उसको सेमी लॉग पर बना के देख रहा हूँ कि मुझे कैसा कर्व मिलेगा। तो डेटा पॉइंट सेम है ना, रिजल्ट जो मिले वो सेम है। अब यहाँ पर हमें जो कर्व मिलेगा वो डिफरेंट मिलेगा। आपको जो कर्व है कुछ इस शेप में देखने को मिलेगा। आप बोलेंगे सर इसमें और उस वाले में कर्व में डिफरेंस क्या है? जैसे एनसीसी कर्व में आपको डिफरेंस मिल रहा था, एनसीसी कर्व अर्थमेटिक पर कैसा मिल रहा था? आपको कॉनकेव मिल रहा था, और यहाँ पर कैसा मिला? स्ट्रेट लाइन मिला। आपको अर्थमेटिक स्केल पर ओसीसी सॉइल कैसा मिल रहा था? कॉन्वेक्स मिल रहा था। यहाँ पर भी कैसा मिलेगा? कॉन्वेक्स मिलेगा। लेकिन यहाँ पर उसकी कॉन्वेक्सिटी क्या हो चुकी है? रिड्यूस। वहां पे आप देखो, वहां पर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या था? कॉन्वेक्सिटी थोड़ी ज्यादा थी, कॉन्वेक्सिटी थोड़ी ज्यादा थी। यहाँ पर क्या हो चुकी है? कॉन्वेक्सिटी थोड़ी सी आपकी कम हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये देखने को मिलेगा। ये हमने किसके लिए आपको बताया? ये हमने आपको बताया ओसीसी सॉइल के लिए। ये हमने आपको किसके लिए बताया? ये हमने आपको बताया ओसीसी सॉइल के लिए। कौन से स्केल पर बताया? सेमी लॉग स्केल पर बताया। ठीक है, उसके बाद ये कर्व को अपन क्या कहते हैं? रिकम्प्रेशन कर्व कहते हैं। रिकम्प्रेशन कर्व अपन यहाँ पर इसको कहते हैं। और ये क्या दिख रहा है? लेस कॉन्वेक्स आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, लेस कॉन्वेक्स। ठीक है, तो ये कर्व हो चुका है अपने पास में ओसीसी सॉइल के लिए। यहाँ पर भी हम उसके स्लोप निकालते हैं। यहाँ पर भी हम क्या निकालेंगे? स्लोप। यहाँ पर इसका स्लोप क्या कहलाएगा? यहाँ पर स्लोप जो होता है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्लोप ऑफ वर्जिन कर्व इक्वल टू, हम उसको क्या कहते हैं? सीसी से डिनोट करेंगे। यहाँ पर आप स्लोप निकाल लो, ये क्या हो जाएगा? इसका स्लोप हो जाएगा स्ट्रेट लाइन का, तो उसको अपन सीसी कहेंगे, कंप्रेशन इंडेक्स। तो आपका ये जो सीसी है कंप्रेशन इंडेक्स, ये कितना हो जाएगा? तो देखो यहाँ पर E0 माइनस E1 लिख देता हूँ, E0 माइनस E1 डिवाइड में लॉग सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा 1। तो लॉग सिग्मा बार नॉट माइनस, मतलब ये बड़ा जो है उसको पहले लिख देता हूँ, सिग्मा बार 1 माइनस लॉग सिग्मा बार नॉट। ऐसा लिख सकते हैं क्या? यदि अपन इसको ऐसा लिख दें तो फिर अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये आपका क्या हो गया है? चेंज इन वॉइड रेशियो हो गया। और ये आपका क्या हो गया?
ये आपका हो गया है log बेस 10, ये सब बेस 10 में है। हाँ, ये आपके क्या है log बेस 10 में रहेंगे। सो दिस विल बी योर इन log बेस 10। तो यहाँ पर log m माइनस log n, ये आपका क्या हो चुका है, ऊपर आ गया सिग्मा बार 1 डिवाइड में नीचे आ गया सिग्मा बार नॉट, कुछ इस तरीके से आ गया। मैं आपको बोल रहा हूँ आगे कि भैया इसको अपन लिख सकते हैं चेंज इन वॉइड रेशो डिवाइड में log बेस 10 इनटू, है ना। यहाँ पर देखो सिग्मा बार 1 क्या है, इंक्रीमेंट करने के बाद वैल्यू है। भाई पहले क्या था अपने पास, सिग्मा बार नॉट था, पहले अपने पास क्या था, सिग्मा बार नॉट था। उसके अंदर मैंने थोड़ा सा इंक्रीमेंट दिया, तब जाके हमारे पास सिग्मा बार 1 बना। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, ये सिग्मा बार 1 जो है ये आपका पहले सिग्मा बार नॉट था, जिसके अंदर आपने थोड़ा सा इंक्रीमेंट दिया, तब जाके आपको सिग्मा बार 1 देखने को मिला होगा। इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर वास्तविक तौर पर सिग्मा बार नॉट क्या है, आपके ग्राउंड सरफेस में एक्चुअल इफेक्टिव स्ट्रेस है। आपने डेल्टा सिग्मा बार उसके ऊपर बिल्डिंग बनाया, समझ में आ गया। तो इस तरीके से डेल्टा सिग्मा बार मतलब वो एडिशनल स्ट्रेस है जो आपने अपनी सॉइल को दिया। अब ये इन द टर्म्स ऑफ सरचार्ज हो सकता है, या कोई लोडिंग हो सकता है, या बिल्डिंग के कारण प्रेशर हो सकता है। और सिग्मा बार नॉट क्या है, जो बिल्डिंग न बनाने पर जो एक्चुअली प्रेजेंट था ग्राउंड में, वो स्ट्रेस है आपका सिग्मा बार नॉट। ठीक है, तो ये पहले मौजूद था और फिर ये मैंने यहाँ पर एडिशनल लोड लगाया, वो यहाँ पर इंक्रीमेंटेड वैल्यू आ गया। तो ये आप लोगों का सीसी है, इसको आप क्या कहते हैं, कंप्रेशन इंडेक्स भी कहते हैं। ये जो सीसी है इसको अपन यहाँ पर क्या कहते हैं, कंप्रेशन इंडेक्स। ठीक, ये कंप्रेशन इंडेक्स है। ये मैंने किसके बारे में बात कर दी, ये मैंने आप लोगों के साथ में यहाँ पर वर्जिन कर्व एनसीसी सॉइल की बात कर दी। ऐसे ही ओसीसी सॉइल के लिए भी अपन यहाँ पर स्लोप निकाल सकते हैं। तो आइए अब ओसीसी सॉइल के लिए अपन यहाँ पर स्लोप निकालते हैं। तो ओसीसी सॉइल के लिए स्लोप क्या निकलेगा, इधर लिखता हूं मैं स्लोप ऑफ, यहाँ पर लिखते हैं अपन स्लोप ऑफ व्हाट, स्लोप ऑफ दिस ओसीसी सॉइल, या स्लोप ऑफ रिकम्प्रेशन कर्व, स्लोप ऑफ रिकम्प्रेशन कर्व यहाँ पर क्या कहलाता है, इज कॉल्ड, जैसे अपन ने इसको क्या कहा था, कंप्रेशन इंडेक्स से कहा था एनसीसी सॉइल के लिए, ओसीसी सॉइल के लिए अपन इसको क्या कहेंगे, रिकम्प्रेशन इंडेक्स कहेंगे। इज कॉल्ड रिकम्प्रेशन इंडेक्स, रिकम्प्रेशन इंडेक्स अपन इसको कहेंगे। तो रिकम्प्रेशन इंडेक्स को CR से मैं यहाँ पर डिनोट करूंगा। ये भी यहाँ पर क्या होगा, स्लोप होगा। यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करो, उसका एंगल लो, तो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, E0 माइनस E1 कर रहा हूँ, E0 माइनस E1 डिवाइड में log बेस 10 सिग्मा बार 1 माइनस log बेस 10 सिग्मा बार नॉट, ऐसा अपन कर दें। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, सिग्मा बार, ये चेंज इन वॉइड रेशो हो गया तो अपन ने डेल्टा ई लिख दिया, डिवाइड में अपन क्या लिख देंगे log बेस 10, इसको अपन क्या लिख देंगे सिग्मा बार नॉट प्लस डेल्टा सिग्मा बार, और डिवाइड में ये कितना हो गया सिग्मा बार नॉट यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास रिकम्प्रेशन इंडेक्स की भी वैल्यू आ गई। अब देखना आपका ये जो कंप्रेशन इंडेक्स हमने निकाला, ये कंप्रेशन इंडेक्स अपने किसके लिए निकाला, एनसीसी सॉइल के लिए निकला। और ये जो रिकम्प्रेशन इंडेक्स की हम यदि बात करें, ये हमने किसके लिए निकाला, ओसीसी सॉइल के लिए यहाँ पर निकाल रखा है। तो आप लोग जानते हैं ओसीसी सॉइल क्या होती है, लेस कंप्रेसिबल होती है, तो उसका कंप्रेशन इंडेक्स भी क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ एक इंपॉर्टेंट नोट, और वो नोट ये है कि आपका जो रिकम्प्रेशन इंडेक्स होता है वो करीब करीब कितना होता है, ये करीब करीब होता है 1/5 टू 1/10 ऑफ CC का। मतलब कंप्रेशन इंडेक्स का 1/5 से लेकर 1/10 तक आपका रिकम्प्रेशन इंडेक्स होता है। ऐसा क्यों हो रहा है सर, ऐसा इसलिए हो रहा है बेटा क्योंकि यहाँ पर चेंज इन वॉइड रेशो की वैल्यू आपको बहुत कम मिलेगी। यहाँ पर चेंज इन वॉइड रेशो की वैल्यू क्या मिलेगी, रिकम्प्रेशन इंडेक्स में बहुत कम मिलेगी, क्योंकि आप लोड लगाओ ओसीसी सॉइल में लेकिन ये कम सेटलमेंट ही शो करेगी। यदि सेम लोड के लिए यदि एनसीसी सॉइल में देखूं तो इतना वॉइड रेशो में चेंज हो जाएगा, सेटलमेंट ज़्यादा हो रहा है एनसीसी सॉइल में क्योंकि कंप्रेसिबल सॉइल है, पहली बार लाइफ में ज़्यादा लोड ले रही है तो सेटलमेंट शो करेगी। लेकिन ये ओसीसी सॉइल क्या है, इसमें आप सेम लोड लगाओ तो ये थोड़ा सा ही सेटलमेंट शो करेगी, ज़्यादा नहीं करेगी।
ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा ही सेटलमेंट शो कर रही है। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पर लोड का ज़्यादा फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जो लोड लगा रहे हो उससे ज़्यादा लोड तो ये अपने पास्ट में कैरी कर चुका है। तो ये सॉइल ऑलरेडी डेंस है, वेल स्टीफ है, वेल डिग्री ऑफ फॉर्मनेस है, इसमें स्टीफनेस बहुत ज़्यादा है इस सॉइल में, तो इसमें सेटलमेंट कम आएगा, इसलिए इसका रिकम्प्रेशन इंडेक्स भी क्या होगा, कम रहेगा। दैट विल बी 150 to 1/10 ऑफ सीसी कंप्रेशन इंडेक्स रहेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर मैंने आपको चारों चीज़ें बता दी। मैंने यहाँ पर आप लोगों को क्या क्या बताया, मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया, सबसे पहले मैंने आपको बताया यहाँ पर डिफरेंट कंप्रेसिबिलिटी कोफिशिएंट्स। हम लोगों ने देखा अर्थमेटिक स्केल पर एनसीसी सॉइल के लिए, ओसीसी सॉइल के लिए, तो इनका यदि आप स्लोप निकालेंगे तो निकलेगा कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। क्या कहेंगे हम, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, जिसको हम एवी से डिनोट करेंगे। आप इसके लिए भी निकाल सकते हैं, इसके लिए भी निकाल सकते हैं। इसके लिए जो एवी निकलेगा वो बड़ा रहेगा यहाँ वाले एवी से। जैसे वहां पर क्या हो रहा था, यहाँ पर सीसी बड़ा था, सेमीलॉग स्केल पर क्या हो रहा था, सीसी बड़ा था सी आर से, वैसे ही यहाँ पर जो एवी निकलेगा वो बड़ा रहेगा यहाँ के निकलने वाले एवी से। मतलब यहाँ का कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी विल बी ग्रेटर देन यहाँ का कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, क्योंकि एनसी से ज़्यादा कंप्रेसिबल है, ओसी से कम कंप्रेसिबल है। तो यह था आपका एवी कंप्रेसिबिलिटी कोफिशिएंट्स, जिसकी वैल्यू मीटर स्क्वायर पर किलोन्यूटन आई, है ना, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। यहाँ पर फिर अपने सेम रिजल्ट को सेमीलॉग पर देखा। आपके जो वॉइड रेशियो और इफेक्टिव स्ट्रेस की जो वैल्यूज थी मेरे पास, सेम रिजल्ट्स को, सेम डेटा पॉइंट्स को अपने सेमीलॉग प्लॉट पर देखा, तो मुझे यहाँ पर क्या देखने को मिला, कंप्रेशन इंडेक्स देखने को मिला, और इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये उसकी पूरी यहाँ पर वैल्यू आ गई कंप्रेशन इंडेक्स का। ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया, ये क्या है, कंप्रेशन इंडेक्स का मेरे पास यहाँ पर फॉर्मूला है। तो इसका कंप्रेशन इंडेक्स का यूनिट बता सकते हो क्या? जैसे यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी मैंने निकाला था अर्थमेटिक स्केल पर, तो उसकी यूनिट क्या आई थी, यहाँ पर देखो, इसकी यूनिट क्या आई थी, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी की यूनिट आई थी मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन। यहाँ पर कंप्रेशन इंडेक्स आप निकाले हैं, इसका यूनिट बता सकते हो क्या कितना आ रहा है, सीसी का वैल्यू कितना आ रहा है। यहाँ पर इसका जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है, जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, वॉइड रेशियो का कोई यूनिट होता है क्या, वॉइड रेशियो का कोई यूनिट नहीं है। यहाँ पर ऊपर इफेक्टिव स्ट्रेस है, इफेक्टिव स्ट्रेस की यूनिट किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, नीचे भी इफेक्टिव स्ट्रेस है किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो यहाँ के किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर से यहाँ का किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर गया, तो ना तो ऊपर कुछ यूनिट है ना नीचे कुछ यूनिट है, मतलब नो यूनिट। दिस इज योर यूनिट लेस, है ना। कंप्रेशन इंडेक्स क्या है, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। आपका कंप्रेशन इंडेक्स क्या है, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, यूनिट लेस या नो यूनिट हम इसका लिख सकते हैं। अब मैं आपसे इसका पूछ रहा हूँ, रिकम्प्रेशन इंडेक्स का, इसका देखो ऊपर बन रहा है किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, नीचे बन रहा है किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर से किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर कैंसिल, मतलब ओवरऑल इसका कोई यूनिट नहीं है, ऊपर वाले का भी कोई यूनिट नहीं है, मतलब ये भी क्या है आपका यूनिट लेस पैरामीटर है या यूनिट लेस कोफिशिएंट है। क्लियर हो गई, समझ में आ रही, क्या है, यूनिट लेस पैरामीटर्स है। तो ये आपका रिकम्प्रेशन इंडेक्स हो गया, ये आप लोगों का कंप्रेशन इंडेक्स हो गया। सेमीलॉग स्केल पर हम इन चीज़ों को डिस्कस किए हैं ना। आई होप इट विल बी क्लियर टू यू। नोट कर लेंगे यदि आप नोट करना चाहें तो, ठीक है, इसको आप नोट करना चाहें तो तब तक नोट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सब लोग सही बोल रहे हैं, यूनिट लेस सबने लिखा है, डायमेंशन लेस सबने लिखा है। ये बहुत ही खुशी की बात है कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही है धीरे धीरे, ठीक है। तो आइए अपन एक क्वेश्चन करके देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ कि क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है हमें। मैं आपको क्वेश्चन नंबर बता रहा हूँ, क्या नाम है, नाम नहीं, फाइल का नाम पूछ रहा हूँ मैं, आपका नाम नहीं पूछ रहा हूँ। फाइल का जो नाम है मेरे पास वो है, जियोटेक पढ़ रहे ना अपन, ठीक है। तो क्रैश कोर्स की फाइल में आपको दिया हुआ हूँ लिंक, तो आप लोग ओपन करेंगे और यहाँ पर सॉल्व करेंगे एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करेंगे। प्लीज सॉल्व क्वेश्चन नंबर 16, ऑल ऑफ यू प्लीज सॉल्व क्वेश्चन नंबर 16, जल्दी से सॉल्व करेंगे। मैं बोर्ड नंबर 1 रब कर रहा हूँ। ऑल ऑफ यू प्लीज सॉल्व क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करेंगे। जो आपको मैंने क्रैश कोर्स का बुकलेट प्रोवाइड किया है
उस बुकलेट में से आप लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, करेंगे जरा। All of you should solve question number 16. सॉल्व कर रहे हैं आप लोग? कुछ बच्चों के पास पीडीएफ नहीं है, ऐसा वो बोल रहे हैं, तो मैं उनको पीडीएफ यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। 2 मिनट रुकिए, मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, वो लिंक से डाउनलोड कर लो। हालांकि मैं कई बार ये लिंक ऑलरेडी आप लोगों के साथ में शेयर कर चुका हूँ, आप लोगों के पास होना चाहिए। जिन लोगों के पास नहीं है, इसका 2 मीनिंग होता है। जिन लोगों के पास पीडीएफ नहीं है, उसका 2 मीनिंग होता है। पहला मीनिंग तो ये कि भैया, पहला मीनिंग तो ये हुआ कि भैया या तो वो फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहा है अपना, या फिर वो लाइव नहीं आता है। ठीक है, मैंने बहुत बार लिंक भेज दिए भाई, 10-15 बार से भी ज़्यादा बार मैंने यहाँ पर लिंक भेज दिया है। तो आप सभी लोग बाकायदा इस लिंक को यहाँ पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और डाउनलोड मार लेंगे। भेज दिया मैंने लिंक, ठीक है, मिल गया सभी को लिंक? हाँ, लिंक भेज दिया हूँ मैं सभी को, ज़रा फुर्ती से डाउनलोड कर लेंगे। मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए सॉल्व करके दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 16 की। द वॉइड रेशो ऑफ अ सॉइल इज 0.55 एट एन इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ 140 किलो पास्कल। मैं मान लेता हूँ इनिशियल वॉइड रेशो हमें कितना दे रखा है, 0.55 दे रखा है। कब? इफ द इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा बार नॉट ऑफ 140 किलो पास्कल पर। क्लियर है मेरी इतनी सी बात? यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? यस सर, इतना क्लियर है। उसके बाद मैंने कहा, उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या कहा कि भैया द कंप्रेशन इंडेक्स ऑफ द सॉइल इज 0.25। हमें कंप्रेशन इंडेक्स सीसी की वैल्यू दी है, कितनी दी है? 0.25 की दे रखी है। In order to reduce the void ratio to 0.4 and increase in the magnitude of effective stress, है ना, in order to reduce the void ratio to 0.4, तो पहले void ratio 0.55 था, अब अपन को इसको reduce करना है। कहाँ तक? 0.4 तक। तो अपन ने 0.4 तक अपन ने उसको क्या कर दिया? reduce कर दिया। तो 0.55 से void ratio आपका 0.4 पर आ चुका है। The increase in the magnitude of effective stress in kilopascal to 1 decimal place should be, तो इस 0.55 को 0.40 तक लाने में आपको इंक्रीमेंट कितना देना पड़ा, डेल्टा सिग्मा बार, वो आपको यहां से पूछा गया है।
भाई वॉइड मैंने आपको अभी अभी मैं इतनी देर से आपको वही तो बढ़ा रहा हूँ कि जैसे जैसे हम इंक्रीमेंट देते जाएंगे आपका सेटलमेंट होता चला जाएगा। तो मैं बोल रहा हूँ 0.55 वॉइड रेशो से 0.40 वॉइड रेशो तक आने में आपको इफेक्टिव स्ट्रेस में कितना इंक्रीमेंट देना है। आपके पास ऑलरेडी कितना अवेलेबल है, 140 किलो पास्कल का अवेलेबल है। मैंने कहा ठीक है, मुझे फॉर्मूला क्या पता है, कंप्रेशन इंडेक्स सीसी इज इक्वल टू चेंज इन वॉइड रेशो डिवाइड में लॉग बेस 10 सिग्मा बार नॉट प्लस डेल्टा सिग्मा बार डिवाइड में सिग्मा बार नॉट, ये हमें यहाँ पर पता है। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। सी सी इज इक्वल टू चेंज इन वॉइड रेशो कितना आ रहा है अपने पास, यहाँ पर चेंज इन वॉइड रेशो कितना आ रहा है, पहले था अपने पास में 0.55, उसमें से अपन ने 0.40 यहाँ पर क्या कर दिया, माइनस कर दिया, डिवाइड में लॉग बेस ऑफ 10 सिग्मा बार नॉट इनिशियली कितना है 140 प्लस डेल्टा सिग्मा बार, यह तो हम निकालना चाहते हैं, डिवाइड में इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस 140 हमारे पास इतना मौजूद है। ये सब कुछ मौजूद है। ये सीसी की जगह भी वैल्यू हमें दी गई है 0.25, तो यहाँ पर मैं 0.25 रख देता हूँ। कितना रख देता हूँ, 0.25 रख देता हूँ। सब कुछ पता है, हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा सिग्मा बार यहाँ से अपन निकाल सकते हैं। सो यू विल बी गेटिंग द आंसर ऑफ डेल्टा सिग्मा बार इक्वल टू, जरा कमेंट करके बताएंगे कितना आंसर आ रहा है। मैं सबके देख रहा हूँ, क्या बात है, बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सो 417 417.35 ये आंसर मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है आप सभी लोगों का। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो चुका है, आंसर आ चुका है। ये क्या आ चुका है, हमारे यहाँ पर आंसर आ चुका है। उन्होंने क्या बोला था, इन किलो पास्कल अप टू 1 डेसिमल प्लेस, तो आप इसको 417.4 किलो पास्कल तक अपना आंसर दे सकते हैं, है ना। मैं अभी आपके कमेंट्स देख रहा हूँ, तो कमेंट से ही मैंने सॉल्व नहीं किया, हाँ मैं आपके कमेंट से ही देख के लिख रहा हूँ। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका आंसर ये बिल्कुल सही निकला है। तो 417.4 किलो पास्कल आपका बिल्कुल आंसर ये एक्सेप्टेड होगा। यदि आप 417.5 देते हैं वो भी सही है, 417.3 देते हैं वो भी आपका आंसर सही है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर आपको आंसर देना होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके कहलाते हैं न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये कौन से क्वेश्चंस है, एनएटी न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस है। किसी पर्टिकुलर रेंज में ये क्वेश्चंस क्या होते हैं, बिल्कुल तरीके से एक्सेप्टेड होते हैं। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर आज के डिस्कशन के लिए, क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15। जरा जल्दी से सॉल्व करेंगे, ऑल ऑफ यू प्लीज सॉल्व क्वेश्चन नंबर 15। उसके बाद अपन सेशन क्लोज करेंगे। मस्ट टाइप का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 जल्दी से करेंगे, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। जल्दी से करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कर लो, चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने 1 डेसिमल तक पूछा है आपका आंसर, तो 1 डेसिमल तक ही देना। उन्होंने मेंशन कर दिया ना क्वेश्चन में कि किलो पास्कल में आंसर दो और 1 डेसिमल तक, तो डेसिमल के बाद, इस पॉइंट के बाद केवल एक डिजिट ही आपको लिखना है, एक से ज्यादा मत लिखना। करेंगे जरा जल्दी से क्वेश्चन नंबर 15। हाँ, जसवंत सिंह आप पूछ रहे हैं सर कंप्रेशन इंडेक्स हमेशा पॉजिटिव रहेगा। बिल्कुल जसवंत सिंह, इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा पॉजिटिव लेना है आपको, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग देखें तो इट विल गिव द नेगेटिव स्लोप। स्लोप यदि आप देखें तो वो नेगेटिव है, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज हमें ही हर जगह पर वैल्यू पुट करना है, तो उसको आपको हमेशा पॉजिटिव ही लेना है। क्योंकि आप कंप्रेशन इंडेक्स कब निकालें, आप इफेक्टिव स्ट्रेस और वॉइड रेशो के बीच में निकालें जसवंत सिंह। इसका मीनिंग ये है कि एक टर्म आपका बढ़ रहा है और दूसरा टर्म डिक्रीज हो रहा है, मतलब आपका इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ रहा है और आपका वॉइड रेशो कम हो रहा है, मतलब स्लोप ऑफ कोर्स नेगेटिव है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या लेना है, हर जगह पर इसका पॉजिटिव वैल्यू ऑफ कंप्रेशन इंडेक्स लेना है बाय मैग्नीट्यूड। लेकिन इसके पीछे की पिक्चर मुझे जरूर क्लियर होना चाहिए कि एक वैल्यू बढ़ रहा है और दूसरा वैल्यू कम हो रहा है। क्लियर है, चलो मैं सबके कमेंट पढ़ा, बहुत सारे बच्चों के आंसर दे दिया है 1.5। आइए मैं भी इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करता हूँ।
क्वेश्चन में बोला क्या गया है, क्वेश्चन में मुझे बोला गया है कि आप डिटरमाइन करिए यहाँ पर ओवर कंसोलिडेशन रेशो, OCR ओवर कंसोलिडेशन रेशो हमें यहाँ पर डिटरमाइन करने को कहा गया है। तो मैंने कहा कि आपका ओवर कंसोलिडेशन रेशो क्या होता है, ये रेशो होता है इफेक्टिव स्ट्रेस जो पास्ट में लग रहे हो और इफेक्टिव स्ट्रेस जो प्रेजेंट कंडीशन में लग रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे बोला गया कि जो पास्ट में लग रहा था, जो वैल्यू पास्ट में लग रही थी वो कितनी थी, तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्री कंसोलिडेशन प्रेशर 90 किलो पास्कल। कितना लग रहा है, 90 किलो पास्कल का यहाँ पर प्रेशर लग रहा है पास्ट में, जिसको उन्होंने किस नाम से शो किया है, प्री कंसोलिडेशन प्रेशर, पहले वाला प्रेशर कंसोलिडेशन में। तो पास्ट में लगने वाला प्रेशर 90 किलो पास्कल है। प्रेजेंट में कितना लग रहा है, तो प्रेजेंट में कोई अलग से बिल्डिंग नहीं बना रखा है, पहले इतना लग चुका था 90 किलो पास्कल, अभी ग्राउंड खाली रखा हुआ है, उसके अंदर इफेक्टिव स्ट्रेस निकाल लो प्रेजेंट कंडीशन में। तो उन्होंने मेरे को क्या बोला कि इफेक्टिव स्ट्रेस है 10 मीटर डेप्थ है और वाटर टेबल का है, वॉज एनकाउंटर्ड एट द ग्राउंड लेवल। कंडीशन क्या दी है, ये आपका ग्राउंड लेवल है, 10 मीटर इसकी यहाँ पर हमें क्या दे रखी है, डेप्थ दे रखी है, ये आपका ग्राउंड सरफेस और टॉप सरफेस पे अपने पास क्या है, यहाँ पर वाटर लेवल है। हमें यहाँ पर बोला गया है आपका एज्यूमिंग द यूनिट वेट ऑफ वाटर 10 किलोटन पर मीटर क्यूब और सेचुरेटेड यूनिट वेट 16 दे रखा है, मतलब यहाँ का गामा सेचुरेटेड 16 है, गामा डब्ल्यू हमें कितना बोला है, 10 बोला है। क्वेश्चन में 10 दिया हो गामा डब्ल्यू तो ही लेना है, अदरवाइज 9.81 लेना है। तो प्रेजेंट कंडीशन में कोई स्ट्रेस नहीं मौजूद है, हो सकता है पहले कोई बिल्डिंग रही होगी जिसके कारण 90 किलो पास्कल आया, अब वो बिल्डिंग हमने यहाँ से हटा दी, तो ये हमें कंडीशन मिल रही है कि ग्राउंड पर अभी कुछ भी मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर हम प्रेजेंट कंडीशन में इफेक्टिव स्ट्रेस निकालें तो टोटल स्ट्रेस कितना हो रहा है, 16 इंटू 10, 16 इंटू 10 का माइनस फॉरवर्ड प्रेशर कितना हो रहा है, 10 इंटू 10, सो 10 इंटू 10। तो यहाँ पर अपने पास इफेक्टिव स्ट्रेस कितने आ गए, 160 में से 100 गए, तो 60 किलो पास्कल हमें यहाँ पर प्रेजेंट कंडीशन में इफेक्टिव स्ट्रेस देखने को मिले। तो ये कब हुआ आपका, ये हुआ प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट कंडीशन है। तो प्रेजेंट कंडीशन के इफेक्टिव स्ट्रेस अपन ने 60 यहाँ पर रख दिए, तो 90/60 वैल्यू कितनी दिख रही है, 1.5 दिख रही है क्या, यस सर 1.5 दिख रही है। वैल्यू कितनी दिख रही है, 1.5, तो वैल्यू क्या आ गया, आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर बी, ओवर कंसोलिडेशन रेशो हमारे पास कितना निकल के आया, 1.5 आया। अब मैं यदि आपसे पूछूं कि बताओ ये सॉइल जो है, ये जो सॉइल है ये एनसीसी है या ओसीसी है, एक बार कमेंट करके आप लोग बताएंगे। यदि मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ ये सॉइल एनसीसी है या ओसीसी है, एक बार कमेंट करके बताओ जरा जल्दी से, सभी लोग, ऑल ऑफ यू, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे एक बार, सॉइल कैसी है, एनसीसी है या ओसीसी है। चैनल्स को सब्सक्राइब भी करो, हाँ, जो लोग नए आते हैं आके देख के फ़ायदा लेके चले जाते हैं, उनसे हमारा आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब भी करना है भाई। ऐसा नहीं है कि आए खाना खाए चल दिए, ऐसा नहीं करते ना, लिफाफा देना पड़ता ना। अपन कहीं पर शादी में जाते हैं, शादी में जाओगे किसी के यहाँ, किसी फंक्शन में जाते हो तो खाना खा के वापस आ जाते हो क्या, कुछ देना पड़ता है ना। तो आप लोग आए, कंटेंट खाए, खाली हाथ नहीं जाने देंगे ना, आपको कुछ दे के जाना पड़ेगा आपको। क्या, सब्सक्राइबर्स, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ओसीसी सॉइल है ना, ये आपका क्या है, ओसीसी सॉइल है। बिल्कुल सही बात है कि आपका ओवर कंसोलिडेशन रेशो क्या है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है, और ओवर कंसोलिडेशन ग्रेटर देन कब आता है, जब आपके पास ओसीसी सॉइल हो। आप खुद ही देखो ना, पास्ट में 90 किलो पास्कल बहुत ज़्यादा थे पास्ट में, प्रेजेंट में कम है, ओनली 60 किलो पास्कल। मतलब यहाँ पर आपकी सॉइल कैसी कंडीशन में मौजूद है, यहाँ पर आपकी सॉइल ओसीसी सॉइल, ओसीसी कंडीशन में मौजूद है। क्लियर है, चलिए। तो यहाँ पर आज का सेशन अपन क्या करते हैं, यहाँ पर आज का सेशन देखो, अभी फिलहाल में ये कहाँ पर मौजूद है, ओसीसी सॉइल में। सपोज मैंने क्या किया, मैंने भविष्य में यहाँ पर एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बना दिया। अभी फिलहाल तक कहाँ पर है, अभी आज की कंडीशन में पूछूं तो ये सॉइल कैसी है, ये सॉइल ओसीसी में है। मैंने क्या किया, भविष्य में सपोज इसके ऊपर एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बना दिया, और इस बिल्डिंग के कारण जो प्रेशर अब आ रहा है वो 100 किलो पास्कल आ रहा है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं,
भविष्य में या थोड़े दिनों के बाद मैंने क्या किया, इस सॉइल पर मैंने एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बना दिया, जिसके कारण जो प्रेशर आ रहा है वो 100 किलो पास्कल आ रहा है। अब ये सॉइल किस में कन्वर्ट हो गया, एनसीसी में कन्वर्ट हो गया। क्यों सर? क्योंकि पास्ट में उसमें मैक्सिमम कितना लगा था, 90 किलो पास्कल लगा था पास्ट में मैक्सिमम प्रेशर कितना लगा था, 90 किलो पास्कल। प्रेजेंट में मैंने एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बना दिया इसके ऊपर अब, जिसके कारण 100 किलो पास्कल आ रहा है, तो प्रेजेंट में ज्यादा आ गया अब। तो ये ओसीसी सॉइल किस में कन्वर्ट हो गई, एनसीसी सॉइल में कन्वर्ट हो गई। तो एनसीसी को ओसीसी में बनाया जा सकता है, ओसीसी को एनसीसी में कन्वर्ट किया जा सकता है। समझ रहे? सो दिस केस इज पॉसिबल। तो यहाँ से ओसीसी में ये किस में आ गई, एनसीसी में बनकर आ गई है। ठीक है, ये कन्वर्जन पॉसिबल है, ये वाला कन्वर्जन इज पॉसिबल है। मतलब ओसीसी से आपने उसको किस में बना दिया, एनसीसी में, उसमें आपने उसको बना दिया। ठीक, चलो ठीक है भाई, सेशन क्लोज कर देते हैं अपन, है ना। आज के लिए इतना काफ़ी है, बहुत सारा पढ़ लिया, टाइम भी हो गया है अपना। फिर मिलेंगे किसी राह पर चलते चलते, फिर मिलेंगे, मतलब कल ही मिलेंगे, और कहाँ जाएंगे। ठीक है, ख़त्म करें सेशन। एक बार गुड बाय लिख दीजिए सभी लोग मस्त टाइप से। थैंक यू सो मच। हाँ भाई, प्रिया आप लिख रहे हैं आफ्टर मैथ्स एंड देन स्टार्ट एप्टीट्यूड। ठीक है, सब चालू हो गया ना, मैथ्स एप्टीट्यूड भी तो चल ही रहा है आपका यार, सभी हो गया। 50,000 सब्सक्राइबर करा दो जल्दी से, सभी का करवा रहे हैं अपन। देखो पहले मैंने कहा था कि सिर्फ टेक्निकल सब्जेक्ट्स करवाएंगे, टेक्निकल साथ साथ में अब मैथ्स एप्टीट्यूड भी हम ला दिए, तो कर रहे हैं यार, हम हमारी तरफ से आप लोगों के लिए पूरा कर रहे हैं। कोई भी नहीं करता, ये हकीकत है, आप लोग भी जानते हैं। ये चीज़ बोलने से मिनी मतलब नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि कोई भी नहीं करता, इस लेवल पे कोई भी नहीं पढ़ाता है। कुछ लोग होते हैं वो टैब पे लेके बैठ जाते हैं, बैठ के पढ़ाते हैं। वो क्या पढ़ाते हैं वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि टैब में वो कितना पढ़ा देते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टैब में पढ़ाना अच्छी बात नहीं है, अच्छा है, वो पेन टैब में पढ़ाते हैं, बट वो फीलिंग निकल के नहीं आती, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा नहीं है कि मैं भविष्य में कभी नहीं पढ़ाऊँगा पेन टैब पे, या बैठे बैठे नहीं पढ़ाऊँगा। मौका आने पर सब चीज़ पॉसिबल है ना। समय सब चीज़ों को स्विच कर सकता है। आने वाले टाइम हो सकता है अपन गेट एकेडमी में, जैसे हम पहले वाइट बोर्ड पे पढ़ाते थे, अब उसको डिजिटल बोर्ड पे हमने कन्वर्ट कर दिया, और कंफर्ट बढ़ाना हुआ तो पेन टैप वाला भी पढ़ाएंगे अपन। तो सब चीज़ें पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर 1.5 घंटा डेली खड़े होकर आप लोगों के लिए यदि कोई फ्री में पढ़ा रहा है, तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है थोड़ी सी कि चीज़ों को शेयर करें, बिना कहे, है ना। थोड़ा सा चीज़ों को सब्सक्राइब करवाएं, आप लोगों के लिए कर रहे हैं हम कुल मिलाकर। ठीक है, 50K पर पार्टी, ठीक है, बिल्कुल मैं पार्टी कर लूँगा आयुष, आप सबकी तरफ से मैं पार्टी कर लूँगा। थैंक यू सो मच। चलो गुड बाय, फिर मिलेंगे, है ना। गेट एकेडमी हम लोगों का फ्यूचर है सर। थैंक यू भाई, थैंक यू। हाँ, सर मैं आकाश बोल रहे हैं सर, मैं हर दिन शेयर करता हूँ। अच्छी बात है आकाश, करना भी चाहिए बेटा, बहुत बढ़िया। गेट एकेडमी का एक मंदिर बनवाएंगे सर। गेट एकेडमी का मंदिर बनवाओगे, भगवान किसको बिठाओगे उसमें, सर को? जयंत लिख रहे हैं स्टार्टेड यस्टरडे, नाउ आई एम एडिक्टेड टू योर कंटेंट। अच्छा, एक दिन में एडिक्टेड हो गए भाई। अच्छी बात है। तिलक त्रिपाठी पूछ रहे हैं सर फाउंडेशन इंजीनियरिंग भी पढ़ाएंगे ना? हाँ मैं पढ़ाऊँगा। चलो चलो भाई, बाय बाय, है ना। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गुड डे। फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे का डिस्कस करेंगे। तरजागी 1 डायमेंशनल कंसोलिडेशन थ्योरी देखेंगे अपन। कल क्या देखेंगे? मंदिर में डांडे सर को बिठाएंगे। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, बिठाओ बिठाओ।
आकाशदीप बोल रहे हैं, मैंने सॉइल राम तीरथ से पढ़ा लेकिन समझ में नहीं आया, फिर आपके वीडियोस देखो तब मैं सॉइल में परफेक्ट हो गया हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। राम तीरथ जिनका आप नाम लिए हैं, ही इज़ ऑल्सो वेरी गुड पर्सन। वो हर बार टीचर की गलती नहीं होती है, कहीं कहीं पर स्टूडेंट्स भी अपने, जिसका नहीं आपने नाम नहीं लेना चाहता, जिन्हों का भी आपने नाम लिखा है यहाँ पर, ही इज़ वेरी गुड, वो उनकी जगह पे बहुत अच्छे हैं। ठीक है। हाँ, जूनियर्स को कह दिया सब्सक्राइबर करने के लिए। बहुत बढ़िया आयुष तिवारी, बहुत बढ़िया। चलो मिलेंगे, है ना। बढ़िया पढ़ाते हैं सर आप। थैंक यू भाई, थैंक यू। चलो कल मिलते हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक। अच्छा लिख लेते हो भाई तुम लोग भी। श्याम गुंजल लिख रहे हैं, सर मैं ऑफलाइन स्टूडेंट हूँ, आप अपना जोश कम ना करिएगा। ठीक है भाई। ऑफलाइन स्टूडेंट कौन से सेंटर के हो भाई? रायपुर, भिलाई, कहाँ के हो? श्याम गुंजल। लिटिल अर्बन लिख रहे हैं, लाइव पॉसिबल नहीं होता है बट नाइट में सारे लेक्चर्स कवर करता हूँ। अच्छी बात है भाई, बहुत बढ़िया। आपको भी बिठाएंगे। भाई मैं कोई भगवान होगा नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। मुझे अपने घर में ही अच्छा लगता है, मंदिर वंदिर में नहीं अच्छा लगेगा। सही जगह मंदिर की भगवान के लिए है, क्योंकि हम लोग तो बहुत पापी लोग हैं ना। आप भी बहुत पापी है। आप ऐसा बोल ही नहीं सकते कि आपने ज़िंदगी में एक भी पाप ना किया है, और न मैं बोल सकता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में एक भी पाप नहीं किया है। हम पाप करने में बाप है सबके, समझ रहे हो। आप कई लोगों के बाप होंगे पाप करने में, और मैं भी पाप करने में कई लोगों का बाप होऊंगा। लेकिन लेकिन पाप करने वाला कभी भगवान नहीं बन सकता। तो हम लोग उस लायक नहीं हैं। सब लोग अपने लाइफ में किसी न किसी फील्ड में किसी न किसी तरीके से पाप कर ही देते हैं। तो अपने को ज़्यादा हवाबाजी नहीं करना है ना। लिख देते हैं लोग, सर आप इस फील्ड में भगवान हो, ये अपने को पता है ना अपन क्या है। हवाबाजी नहीं करना कभी। हाँ, ऐसा जरूर बोलना चाहिए, आप अच्छा पढ़ाते हो। हाँ भाई, ये बात समझ में आती है कि अच्छा पढ़ाता हूँ, कोई दम वो नहीं है। सीना ठोक के बोलता हूँ कि आज की तारीख में इंडिया की जगह में ये वाली चीज़ें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ाने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे, है ना। वो मैं सीना ठोक के बोलता हूँ कि उसमें से मैं आई एम वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। लेकिन ऐसे जो शब्द लिखते हो आप, भगवान हो, ये है वो है, ये सब फालतू बातें भाई, ये शोभा नहीं देता। शोभा नहीं देता ऐसी चीज़ें। अपन इंसान लोग हैं, भगवान तो कुदरत वो ऊपर वाला है, अपन तो उसके हुक्म के गुलाम हैं, समझ रहे हो। पाप एक पैशन बन गया है। सही है भाई। चलो भाई, चलो चलो, बहुत बातें हो गई यार। मतलब बात करने बैठेंगे तो फिर शाम हो जाएगी, और मेरी शाम को क्लास भी है 6 बजे से। सर गेट की टेस्ट सीरीज जेई एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होगा? देखो, गेट का पैटर्न अलग होता है, एसएससी का पैटर्न अलग होता है। कंटेंट दोनों के लिए सेम होता है, सिलेबस दोनों के लिए सेम होता है, पैटर्न अलग अलग होता है। इस बात का थोड़ा सा आप केयर करेंगे। सत्यभूषण लेके साहब अपनी तबीयत का ध्यान रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल सत्यभूषण भाई। चलें, चलो ठीक है, फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, ओके।